मूवी का एक डायलॉग सुना है कि ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, और एक वो है अर्णव का कुछ भी। वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर एप्लीकेशन होती है। एक बच्चे ने सेंड किया कि सर ये देखो क्या घिनौनापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी वीडियो देखना, इसको एप्लीकेशन उस पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, यहाँ तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं इसको। इसके अंदर में बेसिकली वो नहीं कहते कि एक तरीके से जो अगर कोई बच्चा इसको देखा तो यहाँ पर ये देखेगा कि कितना अभद्र एक इंसान जो है, कितनी घिनौनी हरकत पब्लिकली आकर कर रहा है। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जब ये चीजें बच्चे देखेंगे ना, आज के टाइम बच्चों के पास में मोटिवेशन के कम सोर्स रह गए, ऐसी चीजों के ज्यादा सोर्स मिल रहे हैं कि उनको एक तरह से बदतमीज कैसे बनना है, ये ऐसी चीजें ज्यादातर आप लोगों को समाज में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आप लोग आज के डेट में देखो, किसी बच्चे को आज के डेट में पूछो ना क्या बनना चाहते हो, तो सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है, क्योंकि पता है कि कम मेहनत किए बिना ही अच्छा खासा आउटपुट निकल कर आ रहा है। पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरीके से अगर सोचकर देखो, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलकर ढंग से चलोगे ना तो मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। पर लेकिन ये इस तरह की हरकतें करके ये क्रिंज कंटेंट बनाकर यहाँ पर और परोस देना समाज के अंदर में, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसको इस तरीके से देखना कि वाह कुछ नया कर दिया है, तो यार ये इतनी घटिया चीज है। आज के डेट में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए शॉर्ट्स और रील के अंदर में लोग जो है पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक लिमिट होती है ना, वो सारी लिमिट क्रॉस की जा रही है। आप लोग खुद देखना इस वीडियो को, आप लोग खुद बताना ये वीडियो वायरल हुई दबाकर, ऐसी ऐसी वीडियो जब आती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप लोग सोचो, जो भी इसमें कुछ किया नहीं है इन्होंने, और सोचो कि वायरल हो गए उठाकर। अब कोई बच्चे इसको देखेगा, कह रहा है कि यार फालतू में क्या किताबों में पढ़ना है, क्या सरदर्दी करनी है, ऐसे ऐसे काम करो और वायरल हो जाओ और एंजॉय करो लाइफ को। तो ये वाला एक ऐसा माइंडसेट बनता जा रहा है कि शॉर्ट एक तरीके से टर्म में लोगों को लॉन्ग टर्म गेन करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन ये चीज ज्यादा टिकती नहीं है। फिर यही लोग जो है फ्रस्ट्रेट होते घूमते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर जब कोई ऐसी हरकतें करता है तो फिर यहाँ पर एक नहीं एक लिमिटेशन भी होती है। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन सोसाइटी के अंदर में होनी चाहिए कि अपनी तो जिंदगी चलो तुम्हारी है, जैसे भी कर रहे हो उसको बर्बाद कर रहे हो, पर लेकिन आने वाली जनरेशन है उसके लिए क्या परोस कर जा रहे हो आप लोग, भाई साहब ये भी तो देखना पड़ेगा। देखना जरूर, आप लोगों को टाइम मिलेगा। 30-35 सेकंड की वीडियो है, पर लेकिन दर बदतमीजी वीडियो लगी मुझे पर्सनली। आज 17 अगस्त और 15 अगस्त भी आ रहा है पास में, तो हम लोग देश को गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, मतलब उससे इतना आ गया कि मैं उसमें भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि इंसान किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहा है। तो हम लोग अपनी आजादी की, तो ऊपर वाले भी देख रहे होंगे ना भाई, जब यहाँ पर कि इसी देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे क्या, कि यहाँ पर ये चीजें देखने को मिले। ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए, मोबाइल भी छीन लेना चाहिए इनके हाथों में से। 15 तारीख आएगी हमारे देश के अंदर में, हम लोग अपना अच्छी कामें कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग चांद पर मिशन भेज रहे हैं, वो एक सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। ये आज के दिन में लोग साइंटिस्ट बनने की कोशिश करो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, समझ में आता है। ये तो एक नेक्स्ट लेवल की एक दुनिया चल रही है पैरेलल में। ये सोर्स वाला फालतू का फंडा आ गया, इसको ना बैन कर देना चाहिए। मतलब उधर रील्स चल रही है, इधर सोर्स चल रही है, तो सही है। वो क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, टिकटॉक भाई साहब जब से वो गया ना, ये सारा ऐसा माल पानी है यूट्यूब पर आ गया। मतलब यूट्यूब की एक इज्जत हुआ करती थी, वो इज्जत ऐसी गिरती जा रही है ना, इसकी कुछ हद नहीं है। ये इस तरह की चीजें देख देख कर एक अलग ही लेवल का, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलूं इसके बारे में, आप लोग खुद सोचिए क्या है ये। चलिए जो भी है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए, और ऐसी वीडियो शेयर मत करा करो यार, कोई मोटिवेशनल चीजें हो तो वो शेयर करा करो मेरे साथ में, ठीक है, ताकि मुझे कुछ बताने में भी उसका मजा आए। पर हाँ, ये भी चीजें बतानी चाहिए कि समाज में ऐसी नई चीजें होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट काफी शानदार रहने वाला है आज का, अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे। आज के आर्टिकल बड़े शानदार है, आप लोग देखेगा एंड तक, मजा आएगा आप लोगों को, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। बोला है कि जब आप लोग आज की डेट में जो भी काम आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग उसके बारे में जब फिर आगे जाकर सोचोगे कि यार इन चीजों के लिए हम लोग टेंशन ले रहे थे, तो आप लोगों को लगे कितनी पद्दी पद्दी चीजों के लिए हम लोग परेशान थे, यार इसका कोई मतलब भी नहीं है जिंदगी में, ये रियलिटी है। तो इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में फोकस जो है, आप लोग हमेशा जब आप लोग एक तरीके से जो चीज आप लोगों को टेंशन लग रही है, आगे चल के वो टेंशन नहीं लगेगी। अभी आप लोगों के पास में पैसा नहीं है, आगे चलकर पैसा होगा, पर टाइम नहीं होगा। तो इसलिए हर टाइम आप लोगों को जिंदगी में अलग अलग चीजें फील होती नजर आएंगी, और ये रियलिटी है समाज की। अगर इसको आप लोग समझोगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। तो कभी ज्यादा परेशान मत हुआ करो यार। आज लगता है कि आप लोगों को पता नहीं क्या लूट गया पिट गया, कुछ नहीं होने वाला है। अगले दिन फिर आप लोगों की बाजी आएगी, फिर पलटेगी, फिर सही हो जाएगा चीजें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, और काम पर लगे रहो, ठीक है। तो इरिटेट, टेंशन, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग देखो YouTube पर अभी फिलहाल के टाइम पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है, मतलब SLV यूट्यूब चैनल पर अब एक तो यह है कि मैं फ्रस्ट्रेट होता रहूं इसको लेकर, यार रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इसके ऊपर स्ट्राइक पड़ी हुई है, वो भी हिंदू वालों की, समझ रहे हो। मैं हिंदू दिखाता था कहीं कहीं पे, और हिंदू वालों ने स्ट्राइक मार रखी है। मैं लेकर फ्रस्ट्रेट होता रहूं, उसके लिए इरिटेट होता रहूं कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं किसी को, सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। चल रहा है जो चल रहा है, चलने दो जो चल रहा है, जब टाइम मिलेगा तब, जब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो दूसरा चैनल बनाकर उस पर लग जाएंगे, कौन सा बड़ा जादू है।
तो टेंशन नहीं लिया करते किसी भी चीज को, टेंशन को पेंशन देकर जो है साइड में फेंको। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली अगर बात करी जाए ना, जो नॉर्मली वीडियो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, मतलब उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है। इनको लग रहा है कि मैं ना यहाँ पर टेररिस्ट आतंकवादी बना रहा हूँ इस चैनल के ऊपर बैठकर, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। चलिए मैंने कहा लगे रहो, तुम बात कर रहा हूं उनसे, तो कह रहे हैं कि मैं कह रहा कि वीडियो देख तो लो खोलकर, जो सी तुमने स्ट्राइक मारी है जिसपे तुमने बताया, मैंने बताया कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मतलब उस पर स्ट्राइक चिपका रहे हैं भाई साहब। अब क्या करूं इनका, ये बता दो मुझे। चलिए जो भी है, कल है सैटरडे, तो टाइम से अपना टेस्ट सीरीज जो है अपना उसको अटेम्प्ट करना। सीरियस हो तो थोड़ा सा अब आंखें खोलकर लग जाओ यार, इससे पहले लेट होना, चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब यहां से आगे फालतू की चीजें आप लोग की फिर विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ अब अगले साल के लिए कर लेते हैं, तो वो वाले जोन में नहीं जाना है। तो अपना अच्छे से चीजों को लेकर चलना है, और अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस लेकर कर चलोगे तो उतना ही अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को लेकर चलो और शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस लेकर आप लोग को आगे बढ़नी है, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल देखने में जितना सीधा लग रहा है उतना ही टेढ़ा है, इसके बारे में बात करूंगा बहुत तसल्ली में। आप लोगों ने यूपीएससी की फुल फॉर्म तो पता है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं है जो उसको उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट बोलता है? ऐसे ही सीबीआई को कोई ऐसा तो नहीं कि बोले कि यहाँ पर करप्शन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं, ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आखिर डिफरेंट क्यों बोला मैंने इस आर्टिकल को, क्योंकि सीबीआई का नाम सुना है, पर लेकिन यहाँ पर सीबीआई अकेडमी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरपोल का नाम कईयों ने सुना होगा, कई बार तो मैंने ही वीडियो में पढ़ाया ये, पर लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में। यानी कि जो नॉर्मल शब्द सुने उससे कुछ हटके शब्द है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीबीआई एकेडमी ज्वाइन कर रही है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, यानी कि हमारे देश की एकेडमी वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी का पार्ट बनने जा रही है। तो इसके चलते क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ही कवर करेंगे। तो एक तो करंट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया, दूसरा स्टैटिक पोर्शन अब आप लोगों को पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर होगी। तो इसलिए बोला था मैंने आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर पुराने प्रीलिम्स के पेपर उठाकर देखे होंगे तो यूपीएससी बोलती है फेवरेट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दबाकर। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है हमारे देश के अंदर में। जब भी हाई प्रोफाइल कोई केस आता है तो सीधा क्या बोलते हैं कि सीबीआई को पकड़ा दे भाई केस, ठीक है, सीबीआई की मांग की जाती है, सीबीआई को पकड़ा दो। तो यहां पर अभी हमारा जो सीबीआई का जो नेटवर्क है बेसिकली एकेडमी है, वो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का 10वां मेंबर बनने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी खुशी में यहाँ पर मिठाइयां तो बनती है। तो आखिर क्या बात है पूरा ढंग से समझते हैं। पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि किसका पार्ट हम लोग बनने जा रहे हैं और कौन है हम जब इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। तो दोनों ही न्यूज थोड़ा सा तसल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि अच्छे से आप लोग इसको समझ सके। पहले तो हम लोग बन कौन रहा है, पहले तो वो बताता हूं आप लोगों को। बन रहा है सीबीआई एकेडमी। सीबीआई एकेडमी मतलब यानी कि जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर एक एकेडमी होती है बेसिकली। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जहां पर सीबीआई से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। ऐसे मोटा मोटा आप लोग याद रखिएगा, माइंड में पिक्चर बना लेना, ठीक है। तो सीबीआई जो है यहाँ पर ये जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ये 1996 में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके अंदर में बेसिकली जो भी लोग जाते हैं यहाँ पर उनको किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से उनको अच्छे लेवल पर प्रोफेशनल बनाना है और किस तरीके से आगे चलकर उनको अच्छे अच्छे लेवल पर पोजीशन देनी है ताकि देश के अंदर में कोई भी घपलाबाजी हो, यानी कि कोई साइबर क्राइम, कोई फाइनेंशियल क्राइम, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट क्राइम, एंटी करप्शन, ह्यूमन राइट या फिर फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो कौन किसका दरवाजा खटखटाते हैं, तो भाई साहब घंटी बजती है, टन टन सीबीआई, ठीक है। तो सीबीआई की घंटी बजती है। सीबीआई हमारे देश के अंदर में इतनी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है कि उत्तर प्रदेश में तो चलिए इसका हेडक्वार्टर बन गया क्योंकि एनसीआर में आ गया, ठीक है, छोरे एनसीआर वाले। अब चला गया कहां पर, इसके अलग अलग रीजन देखो आप लोग, कोलकाता में भी गया यानी कि ईस्टर्न साइड में भी गया, चेन्नई में भी गया यानी कि सदर्न साइड में भी गया, और मुंबई में भी गया यानी कि वेस्टर्न साइड में भी गया। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी जगह आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहां पर समझ में आएगी जब हम लोग बात करते हैं किस किस लेवल पर काम करती है। ये तो आप लोगों को पता है कि सीबीआई इंटरपोल के साथ में मिलकर काम करती है जिसको इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं आप लोग। पर लेकिन यहां पर ये यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, फ्रांस की एम्बेसी, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की जो बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके साथ भी मिलकर हमारी सीबीआई जो है वो काम करती है। तो सीबीआई की एक तरीके से कहते हैं ना कि सीबीआई की औकात देखो, तो औकात अच्छी है पर लेकिन वही है कि कई बार इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती हैं।
अभी यहां पर जो इसको पार्ट बनाया जा रहा है वो पार्ट किसका बनाया जा रहा है? पार्ट बनाया जा रहा है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का। और ये नई नई ताजी लॉन्च हुई है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेंबर कितने हैं कि 10-12 मेंबर हैं यार, ये तो है गिने चुने। तो 10-12 मेंबर इसलिए ना कि ताजी बनी है, अगर पुरानी होती तो अच्छे खासे मेंबर होते। तो इसके अंदर में 10-12 मेंबर जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसका रीजन ही यही है क्योंकि अभी ये रिसेंटली ताजी बनी है। तो इसलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, क्योंकि पार्ट इसका बनने जा रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये लॉन्च की गई थी 2019 में, और ये बेसिकली इंटरपोल जो बेसिकली ग्लोबल लेवल पर काम करती है, इन्फोर्समेंट को कैसे, बेसिकली कानून को कैसे इन्फोर्स करना है। मतलब आप लोग ऐसे समझो जैसे हमारे देश में एक कानून बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक कानून बनाया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पूरे स्टेट में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून बन रहे हैं उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना है, तो यहाँ पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क इस चीज को देखता है ताकि ढंग से मिलकर काम किया जा सके। इंसान जो है वो इंसानों की तरह ट्रीटमेंट यहाँ पर करता हुआ नजर आए। तो प्रमोट करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस, इनोवेशन जो भी यहाँ पर लॉज के अंदर में है, क्या क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्या क्या एक्रेडिटेशन हो सकते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, क्या क्या रिकग्निशन हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये सीधा आसान शब्दों में बोलो कि इसका बेसिक फंडा ये कि कैसे अच्छे मानक, मापदंड और मान्यताएं प्राप्त करा के चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करना है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इंडिया जो है वो 10वां मेंबर अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सीबीआई के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आप लोग जाकर सीबीआई के बारे में सर्च करना। तो सीबीआई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छे से तसल्ली में यहाँ पर बताया गया है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं चीजें। तो हमारे देश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक और ग्रेवेंस जो है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ऐसे देखिए। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोग कहां पर देखने को मिलेगी, बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसके अंदर में अगर यूपीएससी क्लियर करते हैं आप लोग जाकर, तो जहां यहां पर डायरेक्टर वगैरह बनते हैं तो आप लोगों को भी यहां पर इसका डायरेक्टर बनने के चांसेस आप लोगों को यहां पर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक हाई प्रोफाइल आप लोग बोल सकते हैं कि एक पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए इसको अगर कोई डायरेक्टर बनाया जाता है तो आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, यानी कि इसका खुद का कोई कानून नहीं है बेचारे का, इधर उधर से अपना काम चलाते हैं। दूसरा, इसमें अगर किसी को आप लोगों को लेकर आना है तो प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ में लीडर ऑफ ओपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों मिलकर यहां पर इसके डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से काम करवाया जा सके। इसी के साथ में इसका ओरिजिन जो है वो बहुत पुराना है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की जेल है यहाँ पर। ये 1941 में इसको बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो भी यहाँ पर करप्शन के केसेस हैं उनको देखने के लिए। और फिर आगे हमारे देश के अंदर में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया संतनाम कमेटी। ये बोला कि यार इसको लगाओ ताकि करप्शन के मुद्दों को कंट्रोल किया जा सके। और सीबीआई जो है वो हमारे देश में होम मिनिस्ट्री के अंडर में डाली गई। हालांकि लगा कि गृह मंत्रालय के अंडर में होगी तो सारी चीजें जो है बेसिकली सरकार के साथ चलेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर के अंदर में बाद में इसको चलकर बेसिकली ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहां पर सीबीआई काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, कई बार इसके साथ में एसोसिएटेड कई सारी बातें बोली गई। जैसे एआरसी की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में यहां पर सेशन किया गया कि यहां पर इसके लिए एक अलग से आप लोग कानून लेकर आओ, यानी कि ये किसके अंदर काम कर रही है, ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में काम कर रही है। तो यार इसकी तो बेसिकली एक तरीके से बेइज्जती हो रही है ना, कि इसका खुद का बेचारे का कानून भी नहीं है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सीबीआई को जो एक तरीके से बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कोरस्पोंडेंस विद द इंटरपोल। ठीक है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप लोग इज्जत नहीं दे रहे हो देश के अंदर में, और प्रोवाइड कराती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी सपोर्ट और लोकपाल को भी। मतलब अब तो इज्जत दे दो यार, अब तो लोकपाल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करानी तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर खुद के अगर बात करें, इसके अगर बात करें सीबीआई को कोई केस लड़ना है, ये इसको पुलिस चाहिए तो होम मिनिस्ट्री के पास में जाएगी, केस लड़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में जाएगी, यानी कि उधार की जिंदगी जीती है बेचारी सीबीआई, ऐसा आप लोग मान लो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पर पावर है भाई साहब। ठीक है, केस आ गया तो मैं नहीं कहते एक तरीके से पानी भरते मिलेंगे सब। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जाकर थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई भी समस्या होगी तो बताना फिर। ओके, अब इसी तरीके से कुछ प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर इंटरपोल के बारे में भी आप लोगों से कर लेता हूं ताकि डाउट न रहे। इंटरपोल जो है उसके अंदर 194 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या मैंने सही बोला? नहीं, सरासर गलत बोला। 194 को मैं यहाँ पर 195 भी कर सकता था, पर इसके पीछे रीजन ये था, मैं चाहता था कि ताकि जो लास्ट लेटेस्ट मेंबर जो है 195 उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट मेंबर जुड़ता है तो उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी 89th इंटरपोल की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी तुर्की के अंदर में।
तो जब ये तुर्की के अंदर में मीटिंग हुई उस टाइम पर नया मेंबर जुड़ा, उसको बोला गया यहाँ पर माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया जो है वो 195th मेंबर है जो लेटेस्ट अभी इंटरपोल के अंदर में ऐड किया गया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, ये इक्वल वोट के ऊपर काम करते हैं, 1 कंट्री 1 वोट, यानी कि एक देश रहेगा उसकी एक वोट रहेगी। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। इसी के साथ में पुलिस रिसोर्सेज, वर्किंग मेथड, फाइनेंस या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज जो भी यहाँ पर है, इन सब में यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं अपना। इसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो यहाँ पर काम करती है। डिसीजन लिए जाते हैं अलग अलग रिजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि एक मेंबर एक वोट करेगा, उसके बेस पर ये डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। कौन अटेंड करता है? सीनियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जैसे हमारे देश के बारे में बात करें तो हमारी सीबीआई यहाँ पर आप लोगों को अटेम्प्ट करती हुई नजर आएगी। तो जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो नया कौन मेंबर जुड़ा है? माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया को जाकर मैप में देखना है, आज का आपका टास्क है, और ये बताना कि ये कहां पर लोकेटेड करता है, किस ओशियन में है। चलो इतना बता देना, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, या फिर ये मतलब कहीं भी जब आप लोग होते हैं इंडियन ओशन में, मतलब जहां भी आप लोगों को लगता है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। जिनको पता है वो भी बताना, ट्राई करना, ठीक है। बाकी सीबीआई के बारे में एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड ये मुझे मिली, मैंने लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर SLV पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने बताई सारी, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा भी हल्का सा यहाँ पर। सीबीआई को यहाँ पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको अनऑथराइज्ड कर सकती है, यानी कि वहां पर एंट्री न करने दे उसको, क्योंकि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी किया गया था यहाँ पर। उसमें से वेस्ट बंगाल आप लोगों को एक ऐसा राज्य देखने को मिला, उसने साफ साफ बोल दिया कि ये सीबीआई हमारे राज्य के अंदर में एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कंसेंट की भी बात होती है, पर लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और बीच में राज्य बोल दे कि हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं करेगी भाई, ठीक है, तो सीधे सीधा मतलब इसका ये हो गया कि अब बोला है ना आपने, तो वो तो पहले से ही काम कर रही है, तो वो अपना केस निपटाएगी अब, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। सीबीआई जो है वो सुमोटो एक्शन ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ओनली इन द यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कौन है? वो यूनियन की टेरिटरी है, यानी कि सेंटर के अंदर में आने वाली है, और सीबीआई जो है वो भी सेंटर की बॉडी है, तो वहां पर उसको सुमोटो एक्शन लेने का भी अधिकार है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी स्लाइड हो रहा है यहाँ पर, अगर ढंग से देखोगे तो सीबीआई जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर में जो डायरेक्टर होता है यहाँ पर, ये इन्फोर्समेंट जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेज होते हैं, एंटी करप्शन और स्पेशल क्राइम जो भी होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर काम करता है। कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, और इसके लिए अलग अलग ब्रांचेज ऑफिस भी यहाँ पर बनाए गए, और यहाँ पर सीबीसी के साथ यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मिलकर इसके द्वारा काम किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, सीबीआई के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, इंटरपोल के बारे में बता दिया, इंटर जो यहाँ पर पोल जो ग्लोबल एकेडमी जो नेटवर्क है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया, और सीबीआई एकेडमी के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बताना भाई साहब, दूर करेंगे, काहे के लिए बैठे हैं, ठीक है। ये देखो चीज़ है ना, चीज़ों को इस तरीके से समझोगे ना कि हाँ चीज़ें नई कुछ सीखनी है, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। पर लेकिन ऐसे कि यार बस लेक्चर आ गया निपटाना है, तो यार फिर तो बस जिंदगी निपटती है, एक एक दिन कटता चला जाएगा और लगेगा कि हाँ बस कट रही है जिंदगी, उसमें कुछ नहीं हुआ करता यार। तो ढंग से चीज़ों को करो तैयार, ताकि जिंदगी जीने में मजा आए और एग्जाम निकालने में मजा आएगा, ठीक है। अभी एक दिन से एक बच्चा जो रेगुलर मुझे मेल कर रहा है, और वो मेल जो है कोई ऐसा भेज चुका है, 50 बार मेल भेज चुका है, बोल रहा है कि सर मुझे जो है क्लासेस वगैरह जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा दो, इतना पैसा कमा कर कहाँ जाओगे। ऐसे ऐसे जब मेल आते हैं ना मुझे सुनकर, उनको ना बड़ा ही एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। मैंने कहा सामने वाले को पता भी कि आखिर पैसा आ भी रहा है तो जा कहाँ रहा है और हो क्या रहा है। आप लोगों को चलो बताता हूँ थोड़ा सा, जो यहाँ पर जो नोट्स वाला ग्रुप है यहाँ पर, जिसके अंदर में कोई भी मेहनत नहीं करनी है, बस जो भी क्लास के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराने हैं। ये नोट्स वाला जो भी पैसा होता है, ये सारा का सारा पैसा जो है वो कहीं और यूटिलाइज किया जाता है, जहां पर मुझे लगता है जैसे एक तरीके से किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए देना है, तो वहां पर इसका पैसा जाता है। मैं आप लोगों को चिल्लाता हूँ ना कि अपनी कमाई का 5% 10% आप लोग खर्च कर सकते हो। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ बस ओनली, ठीक है, कोई चीज़ मैं करता हूँ अपने आप तो ही मैं यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बोलता हूँ। ये आप लोगों ने देखा हो कोविड-19 के टाइम पर बेसिकली मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सामने निकल कर आए, उन्होंने भी हेल्प की, और इतने लार्ज स्केल पर जो है लोगों की उस टाइम पर हम लोगों ने किताबें भी बांटी और मोबाइल भी रिचार्ज कराए। तो यार अगर कोई पैसा है ना, अगर कुछ पैसा आ रहा है हाथ में, तो उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मुझे ये लगता है। अपनी जिंदगी की पूर्ति करो, पर उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का पैसा जो है वो आप लोगों का ऐसा है जो सही जगह आप लोग लगा सकते हो, तो उसको जरूर लगाइए, और किसी की पढ़ाई में लगा दो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ पैसा खर्च करने की सही जगह कोशिश करो। तो जो नोट्स वाला ग्रुप है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो क्लास के नोट्स है वही प्रोवाइड करानी है, हालांकि टीचर ने मना किए थे, पर लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो यार कोई नहीं,
इसीलिए यहाँ पर फिर इसके साथ में नोट्स के साथ में आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई ओनली 499 की, जिसमें क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा टेस्ट की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिले। तो ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीजें एक तरीके से इस पैटर्न में स्टार्ट की जा रही है कि ताकि हर एक इंसान जो है उसका फायदा उठा सके अगर कोई कोर्स नहीं ले रहा। और कोर्स में भी आप लोग देखोगे, आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोग देख सकते हैं तो पहले डेमो वीडियो देखिए। डेमो वीडियो के साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देकर अगर आप लोगों को लगे कि आगे बढ़ना है तो आप लोग बढ़ सकते हैं, वरना रुक सकते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी टीम से बात हो रही थी, नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई कहीं पर एडमिशन लेता है ना, जाकर एडमिशन लेने के बाद में लगता है कि हाँ ठीक है कि देख लेते हैं एक बार कैसा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। भाई साहब अभी देख रहे थे, अभी पूरे लगभग जो टाइम ड्यूरेशन हो रहा है उसमें मतलब 1-8% को छोड़कर इंसान जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, वरना 99% लोगों ने अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट फिल की है। यानी कि इस लेवल पर मेहनत करते हैं लोग, तो यार ऐसा रिजल्ट भी फिर निकल कर आता है। तो उसको इस तरीके से मत देखो यार कि मतलब कई सारे लोग उसको जिस तरीके से देखते हैं तो वो फिर अलग सी फीलिंग आती है कि पैसा कमा कर कहाँ जाओगे, पैसा कमा कर कहाँ जाएंगे, मतलब यार यहीं पर कमा रहे यहीं पर खर्च करेंगे। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कुछ अच्छा होगा तो उससे और अच्छा जिंदगी जीने में मजा आएगा। और ये तो ये यूट्यूब की और ये कई सारी चीज़ें अभी मेरी चीज़ें सेट सी हो जाए एक बार, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पैसे किस तरीके से यूटिलाइज भी किए जाते हैं। ठीक है, जो पैसा आप लोग कमाते हो ना उसका किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है, किस तरीके से आप लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि पैसा उसी इंसान के हाथ में होना चाहिए जो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना जानता हो। पहले मैं आप लोगों को बताया करता था इसको किताबें दे दी, इसको ये हेल्प कर दी, वो कर दी। अब मैंने बताना छोड़ दिया क्योंकि उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो करना छोड़ दिया है, ठीक है, वो मेरी आदत खराब है। इसलिए तो कहते हैं लोग कटोरा हाथ में लेके घूमेगा ये इंसान, तो वो कटोरा मैं देखना चाहता हूँ कैसा है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखा करो और अपनी चीज़ों पर फोकस करो। जिस दिन कमाने लगोगे उस दिन खर्च भी करना अच्छे से यार। और मेहनत की कमाई हो तो खर्च करने में मजा आता है, और जहां मन करे वहां खर्च करना, किसी की हेल्प करने में खर्च करो तो और भी अच्छी बात है। बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, सबसे बड़ी जरूरी है कि आप लोग कुछ सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे हैं तो वो इंपैक्ट रखता है। बाकी तो कोई कौन क्या याद रखे, कौन क्या बोल रहा था यार, ठीक है। तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करो, ठीक है। और बाकी कोई भी नोट्स वाला या फिर आंसर राइटिंग वाला या फिर कोई भी क्लास वगैरह किसी भी तरीके से ज्वाइन करना है तो पहले एक बार देख लो उनको कि हाँ क्या आप लोगों के लिए है सही। अगर है तो भाई साहब करो, और नहीं है तो फिर कुछ और देखो जो आप लोगों के लिए अच्छा है, जो आप लोगों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है कि नहीं। पर लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, किसी और की नहीं है, ये ध्यान रखना, अपनी भी अपने परिवार की भी। दोस्तों आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साथ पीआईबी वाले जो हैं वो आप लोगों के सामने पधार गए हैं इस आर्टिकल को लेकर। पीआईबी में काफी तसल्ली में ये आर्टिकल छापा गया, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें कुछ नई चीजें भी सीखोगे और कुछ और चीजें आप लोग रिवाइज भी कर पाओगे। रिविजन इज द की टू सक्सेस, ये आप लोग को याद रखना है हमेशा माइंड में। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन यानी कि जमीन का बंजर हो जाना एक तरीके से बोल सकते हैं, और मरुस्थलीकरण हो जाना, ये इस शब्द का मतलब है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक शब्द आप लोगों को और पढ़ाया था लैंड के बारे में, किस किस को याद है? लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब क्या था कि समुद्र पे कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके समुद्र में से जमीन को निकाल लेना, यानी कि समुद्र के ऊपर कुछ बना देना। कई बार ना देखा दुबई के अंदर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं समुद्र के अंदर में, तो लैंड को रिक्लेम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर समुद्र से वापस लैंड मांग रहे हैं, तो उसको रिक्लेमेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा समझते हैं। हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण जो वन मंत्रालय है बेसिकली, उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें सामने रखी गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इसकी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना कि ये बात चल रही है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में जैसे सेशन चलता है तो वहां पर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर के तहत जो यहाँ पर मुद्दा निकल के रहा था उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। सरकार ने बोला कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को सुधार रहे हैं और एफोरेस्टेशन काम कर रहे हैं। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है डीफोरेस्टेशन, दूसरा पेन ले लेते हैं। एक होता है डीफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई करना, एक होता है एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाना। तो यहां पर ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये शब्द कई बार आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो डीफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन को कंफ्यूजन में नहीं लेकर आना है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि हम लोग एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो जंगल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो लैंड का मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, बेकार होती जा रही है, उससे भी हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। कैसे निपटने के लिए तैयार है? क्या भाई साहब कोई ब्रह्मास्त्र है क्या आपके पास में? जी हाँ बिल्कुल है, आज का नहीं है, बहुत पुराना ब्रह्मास्त्र है, हमने तो तैयार किया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना आप लोग यहाँ पर कवर होने जा रही है, और योजना यानी कि जो स्कीम होती है वो एग्जाम की जान होती है।
घुमा फिरा के कोई ना कोई तो क्वेश्चन आप लोगों को चिपका ही देंगे योजना से रिलेटेड। तो एक योजना भी इसके साथ में आप लोगों की कवर होगी। बात की जा रही है नगर वन योजना, यानी कि NVY, इसका नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा। क्या क्या मुद्दा है यहां पर, एक एक कर यहां पर समझ लेते हैं। बेसिक क्या क्या है आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। टू क्रिएट नगर वन, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट, नगर वाटिका जो है कंट्री के अंदर में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि यहां पर कहीं ना कहीं ट्री जो है वो यहां पर लगाए जाए, इनहेंस किया जाए ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के अंदर तो आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलती है, अब जंगलों के बाहर भी हम लोग ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, ये था। इससे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी हमारी बढ़ती नजर आएगी, यानी कि जो जैव विविधता है वो यहां पर बढ़ेगी, इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होंगे समाज के अंदर में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर आप लोग सोचो जंगल के अंदर में आज के डेट में आप लोग रहते हो तो वहां पर अर्बन हीट आइलैंड बनते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है, यानी कि अर्बन आइलैंड बन जाते हैं, वहां पर एक हीट आइलैंड बन जाते हैं जहां पर इंसान जो है वो भुट्टे की तरह बुन जाए, इतनी गर्मी देखने को मिलती है। तो इसी को कम करने के लिए अर्बन और प्री अर्बन एरिया में यहां पर ये लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके अच्छे लेवल पर। और ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसका काम खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे चलकर भी आप लोगों को काम आने वाली है। 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था, 2024-25 तक ये चलने वाली है। फंडिंग कहां से निकल कर आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पहले भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं कैंपा। कैंपा मतलब कैंपा गोला, यानी कि कंपनसेटरी, जो यहाँ पर बेसिकली एफोरेस्टेशन फंड, यानी कि अगर आज की जगह आज की डेट में एक जगह कोई जंगल है, उस जंगल को काटा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है, ये सारे के सारे पेड़ जो हैं इनको, इसमें से कुछ पेड़ जो है यहाँ से उखाटे उनको ट्रांसलोकेट किया गया दूसरी जगह पर, और बाकी पेड़ वहां पर स्टार्टिंग से लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इन सब में जो खर्चा आएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक जंगल को, तो उसमें जो खर्चा आएगा उसका पैसा जो है वो कैंपा फॉरेस्ट से निकल कर आप लोगों के सामने आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, आप लोग खुद सोचो, एक जगह से घर छोड़कर जब इंसान दूसरी जगह घर बनाता है, वो तो दूर की बात होगी, जब रूम भी हम लोग शिफ्ट करते हैं तो कैसी कैसी चीजें हम लोग छोड़कर आते हैं पीछे, उसको याद करते हैं कि यार हाँ वो वाली दुकान थी, वहां से दूध आया करता था, यहाँ से यार हमारा टिफिन आया करता था, यहाँ से न्यूज़पेपर आता था, यार पास में पार्क भी था यार, वहां तो बैठ लेते थे आराम से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। तो ये चीजें फील होती हैं। सोचो पूरा जंगल इधर उधर ले जा रहे हैं, वैसा वहां अलग तरीके के जीव जंतु रहते होंगे, वहां पर अलग तरीके का पानी का नेचर है, अलग तरीके से वहां पर धूप पड़ती है, मिट्टी का नेचर वहां पर अलग देखने को मिलेगा। तो कहने की बात अलग है, पर लेकिन हाँ रियलिटी ये है कि हाँ दिल को तसल्ली देने के लिए है कि हाँ चलो इस तरह का कोई फंड बना देते हैं, पर वो भी फंड का भी पैसा ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, तो दिक्कतें देखने को मिलती है, पर है तो है। ग्रीन पीस एंड एस्थेटिक इन्वायरमेंट, सुंदरता की और बेसिकली हरी भरी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन के लोगों की, शहरी लोगों की। प्लांट और बायोडायवर्सिटी यहां पर देखने को मिलेगी, उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, मतलब जैसे कि आप लोग जंगल में से अगर किसी जानवर को निकालकर आप लोग कहीं और जाकर उसको रख देते हो और बोलते हो यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो एक्स-सीटू हो गया, यानी कि उसको निकालकर बाहर ले आए। अब इन सीटू क्या है, यानी कि जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर कंजर्व करना, मैंने कहता है कि माँ की गोद में बैठे रहना, घर से मत निकल जाइए बाहर, तो ये घर वाला ही है भाई साहब ठीक है, तो वही है बिल्कुल। इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट की बात करें सिटीज की, जरूरी है ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। आज की डेट में हमारे देश की जो कैपिटल है उसको दुनिया की एक तरीके से पोल्यूशन कैपिटल बोला जाता है, कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती है, हालांकि हमसे भी बड़े महारत हैं आज की डेट में दुनिया में। एयर नॉइस, इसके बारे में बात करें यहाँ पर, बेसिकली किस तरीके से नॉइस जो रिडक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर क्लीनर एयर के बारे में बात करें, अगर बात करें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, रिडक्शन ऑफ द हीट आइलैंड की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हीट आइलैंड जो है वो रिड्यूस होता है अगर हम लोग यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगाते हैं, और इसी के साथ में हेल्थ बेनिफिट भी यहाँ पर जो उस सिटी में रहते हैं उनको फायदा देखने को मिले, तो ये फोकस रहता है। ये हीट आइलैंड बार बार शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग जाकर इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को, और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है आजकल देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए हीट आइलैंड किस किस रीजन की वजह से बनते हैं, तो अर्बन हीट आइलैंड पूरा एक टॉपिक है यहाँ पर, और यूपीएससी 2013 में इसमें क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों से क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा किसके अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर में आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि जब नॉर्मल एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जितना नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर यहाँ पर बढ़ गया तो ये हीट लैंड की कैटेगरी में आएगा, और यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसानों के द्वारा हरकत है, और वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो मुझे अच्छी चीज लग रही है आजकल वो क्या है, जो मैंने फील किया यहाँ पर, कि नॉर्मली हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो आंसर लिखने में ज्यादा सहज फील नहीं करते। मैंने देखा जैसे कि कई बार बच्चे जो है मेल करते रहते हैं, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना वो भी अच्छा खासा आंसर लिख रहे हैं।
तो ये चीज कहीं ना कहीं अंदर से खुशी दे रही है कि हाँ, कि एक तरीके से जो पहले एक नहीं ऐसा फील होता था कि हाँ आंसर नहीं लिख रहे हैं, पर लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग देखो यहाँ पर मतलब 100 से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है कि हाँ बेसिकली अच्छा लग रहा है। तो एक दूसरे का एनालिसिस जरूर किया करो जब भी यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में अपना आंसर पोस्ट किया करो, ठीक है। तो ये हीट आइलैंड का पूरा टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू फिर से हो जाना, रिवीजन हो जाएगा, और कल को आंसर राइटिंग आए चाहे प्रीलिम्स में आए तो वैसा काम खत्म। तो हीट आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर शहरों को लेकर, और शहरों का एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर बार बार न्यूज में आता है। ओके, क्या गवर्नमेंट ने कोई और इनिशिएटिव नहीं चलाई भाई साहब? नगर वन योजना ही है बस यहाँ पर। तो नगर वन योजना के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, जैसे बूस्ट करना फॉरेस्ट कवर, इसी के साथ में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये लाई गई थी 1988 में। इसका एम यही था कि कैसे हम लोग अपने जंगल, नदियां, बहार उनको बढ़ाएं। दूसरा था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, GIM, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, नाम भी ऐसे ही रख दिया एकदम। तो यहाँ पर जंगल वाला एरिया उसको रिस्टोर करना, जो डिग्रेड हो चुकी हैं चीजें फिर से उसको लेकर आना, नहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फिर से अपने आप को धकेल के बढ़ाना, वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, क्योंकि जंगल जल गए तो भाई साहब ये समझो कि हमारी सदाबहार चीजें जल गई, तो उसको रोकना। कंपनसेटरी जो फंड यहाँ पर दिया गया, जिसकी कैंपा के बारे में बातें की। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम भी चलाया गया। मिशन यहाँ पर मिशन हरिता हरण भी यहाँ पर लेकर आया गया, ये खासकर तेलंगाना में फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर चला, जिसके चलते यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया काफी लार्ज स्केल पर तेलंगाना के इनिशिएटिव को। ग्रीन वॉल के बारे में बात की गई हरियाणा के अंदर में, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पर जितना भी शामदाम दंड भेद लगा सकते थे ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, वो भी यहाँ पर लगाए गए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजियाना कतई नहीं है, ठीक है। रिसेंटली अभी एक एग्जाम में पूछा गया कि बोन चैलेंज प्लेज ये क्या है, माने कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बोन से रिलेटेड जो चैलेंज है उसकी प्रतिज्ञा किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, आगे भी पूछा जा सकता है। 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेड हो चुकी है उसको फिर से यहाँ पर आज की डेट में आने वाले टाइम में उसमें आप लोग जो है जंगल लगाओगे और फिर से उसको एफोरेस्ट करोगे, यानी कि उसके अंदर में एफोरेस्टेशन किया जाएगा। उसके लिए बोन के अंदर में यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। तो ये बोन कहाँ पर है? ये है जर्मनी के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारे देश के अंदर है मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, वो सब चीजें उनको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ICFRE, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसका जो सेंटर है ये आप लोग को देहरादून में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रॉपर काम किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या फॉलो कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है जिसको UNFCC बोलते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म बताइए, और इसी के साथ में UNCCD की क्या है, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तो बता दो कम से कम कुछ तो बता दो। चलिए बताता हूँ, याद रखना, कंफ्यूजियाना नहीं है। UNFCC की है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन यानी कि UN से रिलेटेड है यहाँ पर ये। इसी के साथ में UNCTD की है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब है COP, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। तो ये स्टार लगाने वाली एक पार्टी है जिसके ऊपर आप लोग आसानी से स्टार लगा सकते हैं, कंफ्यूजियाना नहीं है। तो ये क्या है? ये मेजर है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन से हम लोगों को बाहर निकलना है। नेशनल लेवल के भी हो गए और इंटरनेशनल लेवल के भी हो गए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सको। अगर लिखने के लिए भी आए, एक अच्छा सा पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा 4 पॉइंट को लेकर, चारों डायमेंशन, चहुमुखी विकास। वैसे कोई भी चीज जो है ऐसे स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करोगे आसान नहीं होती है, बहुत सारे चैलेंज प्रॉब्लम आती है, तो उनको देखना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या है? सोयल इरोजन, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब जब पेड़ कटेंगे और वहां पर लैंड डिग्रेड होगी, तो इसका मतलब है कि मिट्टी का कटाव और बहाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ओवर ग्रेजिंग होती है, यानी कि पशु को बहुत ज्यादा चराया जाता है जमीन के ऊपर, उनके खुर जो होते हैं, उनके पैर, वो भी उखाड़ते हैं, वो कुछ खाते हैं मुंह से। आप लोगों ने देखा होगा अगर खेतों में कभी गए हो जानवरों के साथ में, तो जब वो एक तरीके से ना चरना बोलते हैं, जैसे बकरियां चरती हैं, ऐसे ही अपने जब जानवर है खेतों में चरते हैं, तो देखना कि वो जब मुंह से ऐसे करके उखाड़ेंगे ना उसको, तो वहां पर बहुत सारी मिट्टी भी निकल कर आती है। तो ये भी चीजें आप लोग देखते हैं। हालांकि वो मिट्टी गिरा देते हैं, समझदार होते हैं। इंसान भले ही ना समझदार हो, कूड़ा करकट खाता रहे, पर वो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, ठीक है। आप देखते हो इंसानों की हरकतें कैसी हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें, जो हेल्दी वाली चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज काटेंगे उसका छिलका उतारेंगे फिर फेंक देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा भी कोई है अंगूर भी छील के खाता है। लैंड जो पॉल्यूशन और इसी के साथ में कंटेमिनेशन के बारे में बात की जा रही है।
ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। आप लोगों को पता है कि आसपास में कितने लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलती है, उनमें से वेस्ट निकल कर आता है और यहाँ पर इसमें डाल दिया जाता है। लैंडफिल की जाती है कई बार कि अच्छा यहाँ पर ये कूड़ा करकट डालो, ऊपर इसके मिट्टी डालकर कर दो। दृश्यम मूवी है ना, नीचे लाश दाबो और ऊपर पुलिस स्टेशन बना दो, तो वो वाली चीज़ें देखने को मिलती है। इसी के साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ रहेगी वहाँ पर लैंड, एयर, पानी सबका बर्बादी है। अर्बनाइजेशन जहाँ रहेगा बस भाई साहब वहाँ पर तो क्या है, वहाँ पर तो उड़ता पंजाब बनेगा फिर। तो यानी कि कोई ध्यान देने के लिए तैयारी नहीं है अगर ढंग से सिस्टमेटिक वे में उसको नहीं बनाया जाता है। इसीलिए देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि पुराने टाइम पर भी वो अपनी चीज़ों को फॉलो करते थे। हम आज ही नहीं कर रहे हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के लिए भी, तो जरूरी है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है उसके ऊपर काम करना, क्योंकि अगर बात करें जमीन जितनी डिग्रेड होगी आने वाले टाइम में, जमीन इतनी ही रहने वाली है। हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन इतनी रहने वाली है, तो कहां पर जाकर रुकोगे बस ये बता दो, ये यहां पर बातें निकल कर आती है। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस बनाना जरूरी है। तो यहां पर चैलेंज जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके साथ में अगर बात करें तो एफोरेस्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्पीसीज सिलेक्शन, इस एरिया में कौन सा पेड़ लगाया जाएगा, सुटेबल ट्री भी तो होना चाहिए ना, पता चला उगेगा कोई सा लगा दिया कोई सा, या फिर कोई इन्वेसिव स्पीसीज आ गई ऐसी लगा दी, वैसा वो दूसरे पेड़ को उगने नहीं दे रही, उनका भी पानी चूस जा रही है अपना आप ही। तो ये जरूरी है यहाँ पर बैलेंस बनाना। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सर्वाइवल एंड ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि कंडीशन ऐसी रहे जहाँ पर सक्सेसफुल हो सके। जैसे मेरे दादाजी थे हमेशा मानसून में पेड़ लगाते थे, तो कभी भी उनके लगाया पेड़ शायद ही ऐसा होगा जो कभी उगता नहीं था। ये कहते हैं किसी इंसान के हाथों में जादू है। तो भाई साहब उन्होंने इतने बड़े बड़े जंगल खड़े कर रखे थे अपने टाइम पे। आज की डेट में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को तरसते हैं। कभी बाहर की सब्जी तक नहीं खाते थे हम लोग, सारी घर की सब्जी भाई साहब, मतलब पपीते, चकाई, घिया, पता नहीं क्या क्या, मतलब तुरिया, मतलब तुरई वगैरह सब चीज़ें घर पे ही अपना एक तरीके से खाओ मजे में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो पुराने टाइम पर ये चीज़ देखने को मिलती, सब लोग कुछ बिल्कुल प्योर। और आज के डेट में टमाटर के भाव देखो टेलीग्राम पर पिक्चर देखी थी आप लोगों ने, किसी ने देखी थी वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, टमाटर वाली पिक्चर एक देख लेना, थोड़ा पीछे चली गई होगी एक बार सर्च करके, इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ें हैं आज की डेट में, तो इसके लिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चलना। ठीक है, इसी के साथ में बात क्या की जा रही है, लैंड का यूज़ कैसा होना चाहिए। पता चला यहाँ पर खेतों की लैंड थी भाई साहब, उसमें खेती बाड़ी की जा रही थी। आप लोगों ने क्या किया, पेड़ काटकर वहाँ पर सड़क बना दी, पेड़ काटकर वहाँ पर फैक्ट्री बना दी, पेड़ काटकर वहाँ पर आप लोगों ने कुछ और काम कर डाला, जिसकी एक तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ऐसे नजर आता है। तो कंजर्वेशन करना जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है यार, रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग एक तरीके से पूरी जो धरती है उसकी छाती गोंद डालोगे अपनी फायदे के लिए। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल। इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है। हम लोग अभी देख रहे थे कि अंडमान निकोबार में जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर दुनिया भर के पेड़ काटने की बात की जा रही है। तो वहाँ पर कई सारी नेटिव स्पीसीज भी गायब होने के चांसेस हो जाते हैं जब यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहना सहना सब वहाँ पर रहता है। अब उनको थोड़ा ना पता है कि जानवर जो हमसे बड़ा जानवर यानी कि इंसान आ गया है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है यहाँ पर, अगर चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं। ये अगर अच्छे से होगा तो फिर एक बैलेंस भी बनता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये एक मैप है, आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं आप लोग देख लेना। पूरे देश में लैंड डिग्रेडेशन का अगर आप लोग हालत देखोगे, कहीं पर पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कहीं पर एसिडिक सोइल हो चुकी है, कहीं पर विंड इरोजन हो रहा है, कहीं पर सोइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल की हो गई है, कहीं पर स्नो कवर है। तो अगर ऐसे ही माहौल बना रहा आने वाले टाइम में तो लैंड जो है यानी कि धरती माँ जो है वो हमारा साथ नहीं देती हुई नजर आएगी। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि माँ जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ती, पर लेकिन जब इतनी ज़्यादा हरकतें हो जाए तो बेचारी माँ मर ही जाएगी, तो फिर तो साथ अपना आप ही छूट जाएगा ना। वैसे साथ ना छोड़े अलग बात है, पर लेकिन जब उसकी एक तरीके से ना जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे, नर्क कर दोगे, तो फिर कैसे रह जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अर्थ ओवरशूट डे अभी सेलिब्रेट किया गया। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि जितना पृथ्वी आप लोगों को देना चाहती है दे सकती है, उससे ज़्यादा उसमें से निकाल लेना, यानी कि उसको उधारी में पहुंचा देना पृथ्वी को। यानी कि जैसे नहीं, घर से आप लोगों ने पैसे मांग लिए, घर वालों ने 10,000 रुपये भेज दिए, आप लोगों ने फिर से बोल दिया 10,000 रुपये और दे दो, ठीक है मुझे तो पार्टी करनी है बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब घर वाले उधार मांग कर लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने उनके तार खींच दिए। अब वो कुछ भी करे, अपना आपको बेचे चाहे कुछ भी करे, भैया साहब बच्चे की पूर्ति करनी है, बच्चा पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है वो अलग बात है। मतलब नींद आ भी कैसे जाती है, एक बच्चा कह रहा है कि सर सुबह को आंख नहीं खुलती है, मतलब नींद आ भी कैसे जाती है। अपने माँ बाप को फोटो लगा लो यार सामने, आंखें बेसिकली बंद ही नहीं होनी चाहिए, जैसी कंडीशन रहती है आज की डेट में, इतना टफ कंपटीशन है। सोचो तो सही है एक बार, याद नहीं है कि वो वीडियो किस लिए शेयर की थी टेलीग्राम पर, किस किसी ने देखी ठीक बताना, जिसने नहीं देखी है फिर से देखना जाकर एक बार। उसमें यही दिखाया गया कि वो बंदा जो है वो घर पे बोल के जाता है कि अब जो है एक चाल और दे दो, अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, वो इसीलिए डाली गई थी वहां पर ताकि रेगुलरली आप लोग उसको देख सको
और जब काम करने का टाइम होता है उस टाइम पास न करो, वो बेसिक पर्पज उसका वही था। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो यार। इसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से हमारी पृथ्वी को हम लोग चूस रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे घर वाले चूस जाते हैं हमको पढ़ाने में, पर रिजल्ट नहीं आता है, उसकी आस में वो वैसे निराश भी रहते हैं फिर। तो ताकि यहाँ पर जो पृथ्वी है उसकी खस्ता हालत होने से बचा सके, तो इंडिया के टारगेट है यहाँ पर 2030 तक के, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के तो है नहीं, आगे के हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो कोई बड़ी बात होगी नहीं यहाँ पर। तो हमारे जो टारगेट है यहाँ पर कैसे हम लोग को चीज़ों को रिस्टोर करना है, तो यहाँ पर इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो बेसिकली यहाँ पर अभी आप लोगों को स्टोर करता हुआ नजर आएगा, इतनी लैंड डिग्रेड हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर इंडिया की जो ओल्ड प्लेस थी यहाँ पर 21 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों ने बोला था 2015 में, फिर अपग्रेड कर दिया कि नहीं कुछ अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर 26 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो कैसे हम लोग एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाएंगे, वाटर को मैनेज करेंगे, सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ओवर जो भी एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ पर खासकर फार्म प्रैक्टिस में, या फिर कुछ भी हम लोग यहाँ पर यानी हम लोग उसमें यहाँ पर अपने जानवरों को चुगाते हैं या फिर वहाँ से पेड़ काटते हैं, पुअर इरीगेशन चीज़ें, तो सारी चीज़ों को इंप्रूव करेंगे ताकि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम अगेन न देखने को मिले। तो 2030 का टारगेट है ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। और थोड़ा सा और टेक्निकल बनना चाहते हो कि डेजर्टिफिकेशन होता कैसे है, तो ये समझ लो। जमीन बंजर कैसे बनती है ये नहीं पता, कि आप लोग किसान के बच्चे हो यार आधे से ज़्यादा तो है। तो जमीन बंजर बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे आप लोगों को नॉर्मली गांव में देखोगे आज की डेट में, तो सूखे की वजह से लोग जो है खेती करना बंद कर दे रहे हैं। मांझी द माउंटेन मैन देखी थी ना मूवी, तो उसमें वही चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई कि बंजर जमीन होगी, बारिश हो नहीं रही है, तो लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, कितने अच्छे से आर्टिकल सुनाए टकटकी लगाकर, अभी पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो सो रहा था जग रहा था, नींद आ जाती है कि एक बच्चा कह रहा है सर इतना मजा आता है आवाज़ सुनने में, नींद आ जाती है, लोरिया सुना रहा हूँ मैं, चांटे लगेंगे घूम कर कान पे। मैंने कहते मम्मी चप्पल हमारे फेंक के बिल्कुल टक देनी सी बैठे हुए सो रहे भाई साहब। आप लोग सोचो अगर टाइम पे थोड़ा उठ जाओ ना आप लोग, तो घर वालों को भी ये लगेगा हाँ बच्चे ना बड़े हो गए यार, अब तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हैं। माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है चीज़ देख के, देखो करके। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ तेलंगाना टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द प्रेजेंट 25.16 से 33। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को बेसिकली अवार्ड तक मिले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट, इसी के साथ में यहाँ पर मिशन हरित हरम, इसी के हरिता हरम है बेसिकली, इसी के साथ में यहाँ पर ग्रीन वॉल के बारे में बात की जा रही है, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सही आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। कौन देगा सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन अटेम्प्ट करता है। एक और क्वेश्चन है तब तक आप लोगों के लिए, ये लेटेस्ट ट्रेंड पर है, आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करिए। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है बेसिकली नगर वन योजना के बारे में, जो भी डिस्कस की थी हम लोगों ने। ग्रीन स्पेस और एस्थेटिक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है अर्बन एरिया में खासकर, अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है, बायोडायवर्सिटी के बारे में, इन सीटू के बारे में बात की जा रही है, और इन्वायरमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, किस तरीके से उसको हीट आइलैंड बनाने से बचाना है, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या सॉरी ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले का तो याद रखना, ये है आप लोगों के लिए मिशन, ये है हरित हरन, ठीक है। तो हरित हरन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना सरकार का है, इसने काफी अच्छे लेवल पर अपना 25% से 33% तक यहाँ पर चीजों को बढ़ाया गया, और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए प्राइज भी दिया गया तेलंगाना सरकार को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई साहब, तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं, और पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये अभी आप लोगों को सारी की सारी पढ़ाई तो है बिल्कुल, तो इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा सा, काफी प्यारा सा, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, सारी बातें एक एक कर बता दी, एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर करा दी, इसी के साथ में सरकार की क्या क्या स्कीम है वो भी बता दी, क्या क्या यहाँ पर मेजर लिए जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं, और क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है, कहाँ पर देश में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, हमारा टारगेट क्या है, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, क्वेश्चन वगैरह कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बना दिए। इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, अब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ना माथे पर पसीना नहीं आएगा, ठीक है, और आंखों की बेसिकली एक तरीके से ना कहते हैं कि नींदें उड़ गई कि पेपर देखकर, तो वो नहीं उड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ भी रखा और प्रैक्टिस भी कर रखा है। बस रिवीजन कर लेना, और शाम को जब भी आप लोग बेसिकली वीडियो देखते हो, आप लोगों को फिर शाम को 5 बजे रेगुलरली क्विज आता है, उसको जरूर अटेम्प्ट कर लिया करो एक बार, फिर लंबे समय तक याद रखोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, और फीडबैक जरूर देना, ओके। दोस्तों जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ नजर आएगा।
अभी हमारी सरकार के द्वारा बोला गया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो 9.64 लाख ट्री जो हैं उनको काट के साइड में रखेगा। हमारे देश के अंदर में नवंबर 2022 में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कि यहाँ पर आज की डेट में एक मेगा प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है, जो कि नीति आयोग के साथ में कंसल्ट कर कर बोला गया था कि हमारे देश के अंदर में जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, तो उसमें से खासकर जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है उसको सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार कर रही है, पर लेकिन उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि लगभग 8.5 से 9.5 लाख के करीब यहाँ पर जो पेड़ है उनको काटा जाएगा। और यहाँ पर ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बना यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने भी कि इन्वायरमेंट को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसका अंदाजा इससे आप लोग लगाइए, जब बोला गया कि इन पेड़ को यहाँ पर काटा जाएगा तो लगभग 8.5 लाख ट्रीज, तो इसकी वजह से यहाँ पर लगभग 12 से 20 हेक्टेयर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यानी कि जो दलदली वन है, जिनके बारे में मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होंगे। चलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता हूं। मैंने डिस्कस किया था कि हमारे देश में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना था। ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, या फिर अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो 12 से लेके 20 हेक्टेयर तक यहाँ पर ये मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट जो है वो बर्बाद होंगे। इसी के साथ में अब आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर कि सेम्पोन या फिर यहाँ पर निकोबारीज, ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो निकोबारीज के नाम से तो आप लोग बोल दोगे कि यार हाँ अंडमान निकोबार की लग रही है सुनने में, पर लेकिन अगर ऊपर वाला नाम यानी कि यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को सोमपेन के नाम से अगर कोई बोलेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसलिए आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। इसी के साथ में बोला गया कि 10 हेक्टेयर के करीब जो कोरल रीफ हैं, जिससे कि यहाँ पर इनको भी ट्रांसलोकेट किया जाएगा। और ट्रांसलोकेट करने के बाद में आप लोगों को पता है कंडीशन क्या होती है, बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, कुछ खराब हो जाते हैं और कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलोकेशन है जैसा ट्री का ट्रांसलोकेशन किया गया कई सारे एरिया में। एक पेड़ को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह ले जाया गया, तो उसमें से कुछ सूख जाते हैं और कुछ ही उसमें से जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है लेदर बैक सी टर्टल के बारे में, निकोबार ये है बेसिकली मेगापोड के बारे में, निकोबार मकाओ के बारे में। तो कई सारे ऐसे सोल्ट क्रोकोडाइल जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो भी इंपैक्टेड होने वाले हैं। यानी कि प्रोजेक्ट लगाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बस उठाए और प्रोजेक्ट लगा दिया, इतनी सारी चीजें इंपैक्टेड होती नजर आएगी। और ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार का, जिसको आप लोग ग्रेट निकोबार बोलते हो। ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है निकोबार, नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिटिल निकोबार, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड है ये बेसिकली लगभग 921 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट आप लोग समझते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बेसिकली जब आप लोग पढ़ते हो इसको तो इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे देश के अंदर। तो ग्रेट निकोबार जो है वो यहाँ पर ट्रॉपिकल वेटलैंड एवरग्रीन जो सारे फॉरेस्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी से यूपीएससी ने आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, कि ये इस तरीके फॉरेस्ट जो है कहां पर पाए जाते हैं। तो मैंने उस टाइम पर आप लोगों को बताया था कि ये अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लगभग 14 स्पीसीज ऑफ मैमल, 71 स्पीसीज बर्ड, या फिर 26 स्पीसीज जो है रेप्टाइल्स, 10 के करीब जो है यहाँ पर एम्फीबियन, और 113 के करीब यहाँ पर जो मछली की यहाँ पर जातियां पाई जाती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो टर्टल है वो यहाँ पर सिंबल है इस आइलैंड का कि यहाँ पर ये इस तरीके टर्टल पाए जाते हैं लगभग 8000 के करीब। तो इनकी भी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ती है यहाँ पर नजर आएगी जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। पर लेकिन सरकार इसको डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से देख रही है। अगर यहाँ पर एक बार को इस तरह का प्रोजेक्ट लग जाता है तो ये माना जा रहा है कि अंडमान निकोबार जो है उसको सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये टूरिज्म का हब बन जाएगा आने वाले टाइम में। सरकार इसको उस तरीके से लेकर चल रही है। तो देखते हैं, एक साइड में इन्वायरमेंट है, दूसरी साइड में डेवलपमेंट है, कहां पर जाकर जो है वो गड्डी रुकती है। बोला हमेशा ये जाता है कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जब भी लड़ाई हो तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि ताकि यहाँ पर आने वाली जनरेशन को उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न देखने को मिले, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब ये लगता है कि यार बहुत सारी चीजें बर्बाद कर दी हैं। और यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं कि एक बार इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो यहाँ पर इसको फिर रिकवर करना जो टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के बारे में। तो कंफ्यूज मत रखिएगा। मैंने बोला था कि अंडमान निकोबार से कोई एसएलवी फैमिली मेंबर है क्या, तो कई सारे बच्चों के द्वारा मैसेज किया गया कि हाँ सर अंडमान निकोबार से हम लोग जो है वीडियोस देखते हैं।
तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है यार सुनकर कि जब हाँ अलग अलग देश के कोनों से जो है बच्चे कनेक्टेड हैं यहाँ पर, तो ऐसा फील होता है कि एक तरीके से ना मतलब कि ना एक कहीं भी जाऊँ तो कोई ना कोई जो है इस तरीके से अपना जो जान पहचान का इसलिए फैमिली मेम्बर मिल जाएगा। तो यही कई बार अक्सर मेरे दोस्त मिलते हैं कि इतना तो बना लिया है आज की डेट में जुगाड़ की कहीं जाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाएगा खाना खिलाने वाला मतलब कहीं गए बैग और पर्स चोरी हो गया, ठीक है, तो भाई साहब कुछ तो हो ही जाएगा जुगाड़ ये सब मजाक की बातें। अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो हाँ सर यहाँ से, तो मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस जो यहाँ पर शिपमेंट ये टर्मिनल बनाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम इस तरीके की चीज़ें हम लोग कहाँ से करते हैं, ये श्रीलंका से करते हैं। ट्रांस शिपमेंट का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई बहुत बड़ा सा जहाज आया, वो श्रीलंका के वहां पर हम लोग उतार देते हैं, फिर वहां से अपने छोटे छोटे जहाजों में सामान भरकर अपने देश में लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में कोई इस लेवल का टर्मिनल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। लोग क्यों परेशान है, क्योंकि ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से बनाई जाएंगी, सारे पेड़ काटे जाएंगे, सारी चीजें इस तरीके से। टाउनशिप डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग बेसिकली एक तरीके से सी फेसिंग चीजें रखना चाहते हैं, हाँ यार हमको तो वहां पे घर लेना है और वो सब चीजें, आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में सी फेसिंग जब बात करते हैं अपार्टमेंट के बारे में तो करोड़ों में उनकी कीमत लगाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कई सारे ऐसे विलाज या फिर कई ऐसी प्रॉपर्टीज आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। एक सिस्टमेटिक वे में इसको डेवलप किया जाएगा। 4500 मेगावाट का गैस और सोलर बेस्ड पावर भी यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, और यहाँ पर ये इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 16,610 हेक्टेयर जो आइलैंड का एरिया है, ताकि ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी किस लेवल पर उसको लेकर जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पर लेकिन देखने वाली बात ये है, जहां पर जब इंसान जाकर रहता है तो वो अलग तरीके तबाही मचाता है, गंदगी फैलाता है, पोल्यूशन फैलाता है, तो इन्वायरमेंट के साथ में बैलेंस रखकर हम लोग कितना चल पाएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर अंडमान निकोबार में लोकल एरिया से आप लोग आते हैं तो बताइए इसको लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या बातें आप लोग सुन रहे हैं, मतलब लोकल एरिया के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो ये दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर, बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों लैपटॉप का जब भी नाम आता है तो लैपटॉप के साथ में मेरा एक ऐसा कनेक्शन हो गया है कि मेरी शरीर का पार्ट बन चुका है आज की डेट में लैपटॉप। मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, कहीं मान लीजिए दोस्त के पास में जा रहा हूँ मिलने, कहीं शादी में जा रहा हूँ, कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, या फिर कहीं भी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे शरीर के साथ में हमेशा मेरा लैपटॉप चिपका रहता है। इसलिए कई सारे दोस्त जो हैं वो बोलते हैं और लैपटॉप की दुकान कहाँ घूम रहा है क्योंकि मुझे लेक्चर लेने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लैपटॉप जो है वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हर एक स्टूडेंट की लाइफ का आज की डेट में। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, हालांकि मोबाइल से भी काम हो जाता है, पर लेकिन जब टेस्ट देने जाते हो मेन ऑनलाइन जो होते हैं खासकर, तो उनमें जरूरत पड़ती है। अभी लैपटॉप जो है वो आज के डेट में, पहले ऐसा था कि बिजनेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते थे, पर लेकिन आज की डेट में एजुकेशन के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग देखोगे लैपटॉप की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। जिस भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे वहां पर लैपटॉप के साथ ही काम होते हुए आप लोगों को पाए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया कि अगर बाहर से कोई लाइसेंस, बाहर से कोई लैपटॉप अगर लेकर आता है तो उसको लाइसेंस की रिक्वायर पड़ेगी, यानी कि अब हमारे देश में बाहर से लैपटॉप आना बंद होने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अगर कोई भी कंपनी चाहती है अपने लैपटॉप हमारे देश में लाकर बेचना तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो हमारे ही देश में लगानी पड़ेगी, ताकि हमारे ही देश में बनाकर हमारे ही देश में इसको बेचा जा सके। तो आप लोग बोलोगे सर इससे तो मतलब कई सारी जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। देखो जब कंपनी को दिखता है ना कि प्रॉफिट है, जब कंपनी को दिखता है ना कि मार्केट है, तो वो कंपनी फिर जो है वो उसका जुगाड़ भी निकाल लेती है। सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर होती है, जब उनको लगता है कि यार फालतू में इन्वेस्ट कर दे, यहां से इनका रिटर्न नहीं मिलेगा, पर उनको पता है कि इन्वेस्ट करने के बाद में हाथों हाथ सारा जो है माल पानी बिक जाएगा, तो फिर वो यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे, आप लोग खुद बताइए। तो इसके चलते यूनियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि हम यहां पर पर्सनल जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर यहां पर पाम टॉप है, या फिर यहां पर ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर कोई भी इस तरह का कोई इमीडिएटली जो यूज होने वाली पब्लिक में कोई ऐसी मशीन है, तो उसको हमारे ही देश में बनाकर हमारे ही देश में बेचा जाएगा। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है। इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, एक तो इंपोर्ट पे तो खर्च देखिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लगाम कसेगी। दूसरा, जब हमारे देश में इनको बनाया जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे, उस कंपनी में कई सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब करेंगे,
और उस जॉब से कई सारे लोगों का घर चलेगा। तो ये काफी जरूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैक्सिमम आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कई सारे देश दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम इंपोर्ट जो होता है वो चाइना से होता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में जब हम लोग कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं तो किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं, तो यहां पर हमारा टारगेट पॉइंट जो है वो है चाइना। देखो यहां पर भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसको समझकर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मान लीजिए मैं एक लैपटॉप लिया और वो लैपटॉप भले ही चाइना से इंपोर्ट हो गया है, वो लैपटॉप लेने के बाद में मैं उसको घर पर बैठकर पर्सनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें मूवीज देख रहा हूँ, उसमें शादी की वीडियोस देख रहा हूँ। कई तक देखा होगा कि यार शादी की वीडियो ठाला पता नहीं किसकी पड़ी हुई है, कहाँ की, चाचा भतीजा ताऊ फूफा की, आज बैठ के देखते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है। उसमें स्टैंड अप कॉमेडीज चलाई जा रही हैं, ठीक है। उसमें मतलब जो भी फास्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के तरीके जो है वो एक तरीके से एंटरटेनिंग मशीन हो गई यहाँ पर। तो ये मशीन हम लोगों ने चाइना से खरीदी, चाइना से खरीदकर वो मशीन हमारे घर में इस्तेमाल की जा रही है और उसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक नुकसान वाला सौदा है, ठीक है। यानी कि 40-50 हजार रुपए का लैपटॉप लेकर आए, अब उससे क्या किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने खरीदा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये देश के लिए नुकसान है कहीं ना कहीं। अगर चाइना से लैपटॉप खरीद कर लेकर आ रहा है 45,000 का, 45,000 का उस लैपटॉप को हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और उससे देश के अंदर में 5 लाख रुपए की जो है बेसिकली इनकम जनरेट कर देगी उस लैपटॉप का इस्तेमाल करके। ऑनलाइन कोई भी ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर कोई भी काम करके उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, जो हमारी देश की इकोनॉमी और जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन देता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो इस लैपटॉप को बाहर से लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह, अगर कोई सामान हम लोग लेकर आ रहे हैं और उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, उसको ढंग से एक यूज हो रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट बाहर से भी लेकर आए तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, इंपोर्ट तभी अच्छा है जब वो प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर वो विल्लापंती के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो इंपोर्ट जो है वो देश के लिए घाटा होता है। इसलिए जब जब सोना हम लोग खरीदते हैं बाहर से तो वो देश के लिए घाटा क्यों होता है, क्योंकि वो अक्सर आप लोगों को घरों में तिजोरियों में रखा हुआ मिलेगा। उसी सोने की जगह कोई मशीन लेकर आते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और देश में पैसा बनाकर, पैसा कमाकर दूसरे जो बेसिकली देशों में अपना सामान बेचते, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाई यहाँ पर कि हमारे देश में हमारे सामान बनाया जाएगा और बेचा जाएगा। तो इसके चलते हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा नोटिफिकेशन इश्यू किया गया। इस डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली यहां पर ये पब्लिश किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, जो कि फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से लेकर चलना है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो यहां पर इंपोज किया गया है एक पर्टिकुलर कोड जिसको बोलते हैं HSN कोड, CODE। इसका नंबर जो दिया गया है 8471, ठीक है। तो यहां पर ये 7 कैटेगरीज में इसको बेसिकली यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, HSN का इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ, ये है नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है अब बाहर से हमारे देश के अंदर में नहीं आएंगे, और डिसीजन जो है यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में, ताकि अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम लोग बढ़ाकर आगे चल सके। ऐसा क्यों किया, बैन क्यों कर दिया? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है अगर हमारे देश में खुद बना रहे हैं हम लोग तो आत्मनिर्भर बनेंगे ना यार, क्यों हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं? और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये तो मैंने एक बेसिक रीजन बता दिया, इससे भी बड़ा रीजन पता क्या है? एक तो चाइना फैक्टर, चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है उसको हम लोग कम करने जा रहे हैं, अपने ही देश में इंडिया के अंदर में सेल्फ रिलायंट होने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी जो है वो है सिक्योरिटी का खतरा। अगर चाइना कोई लैपटॉप बनाकर हमारे देश के अंदर में भेज रहा है, अब उसको या तो तोड़ फोड़ के उसके अंदर चेकिंग करो सारी, हर एक लैपटॉप के अंदर। सोचो चाइना ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें कर रखी है लैपटॉप के अंदर में कि हमारे यहाँ से पूरा डेटा चोरी कर रहे हो, ठीक है। तो आज की डेट में अगर कोई भी सिक्योरिटी का खतरा हुआ तो आसानी से हम लोग जो है चाइना की चपेट में आ सकते हैं, हमारे देश के पूरे सिस्टम को बर्बाद किया जा सकता है, ठीक है। तो इनबिल्ट सिक्योरिटी लूप होल देखने को मिलते हैं कई बार चाइनीज जो प्रोडक्ट रहते हैं। इवन ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अपने आप ही कई बार फील करोगे कि चाइनीज जो आइटम है वो कई बार जो है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं चाइना वाले इसका, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड रेड फ्लैग है यहाँ पर, खासकर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि चाइना का माल जो है वो आज के डेट में मार्केट से जो है खत्म होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरीके चाइना की माल की मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी है उसको भी ध्यान में रखकर अगर हम लोग देखें तो ये जरूरी है अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। अब यहां पर अगर आप लोग टॉपिक को समझोगे तो आप लोगों को इस टॉपिक की गहराई समझ में आएगी। ये है जो ओवरऑल हम लोग खरीद रहे हैं लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, और ये है जो चाइना से खरीद रहे हैं। डिफरेंस देखो आप लोग इसमें।
यानी कि आधे में राम और आधे में गांव, वो वाली बात हो रही है। आधे में तो हम लोग दुनिया से ही खरीद रहे हैं, और इसमें से चाइना का आप लोग शेयर देखो, ठीक है, मतलब इतने ही दुनिया से खरीद रहे हैं, इतने अकेले चाइना से खरीद रहे हैं आज की डेट में हम लोग। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये चाइना के मुंह पे तमाचा आप लोग बोल सकते हो। यानी कि चाइना को हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल यहां पर सेंड कर रहे हैं, और उनके कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और वही कंप्यूटर जो है हमारे देश के अंदर में हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा बने बैठे हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि इसका क्या करना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर जो आज की डेट में हमारे देश में जो लैपटॉप बनाए जाएंगे वो हमारे हिसाब से बनाए जाएंगे, हमारे ही देश में ट्रेड किया जाएगा, और बाहर से हम लोग आज की डेट में वो जो लैपटॉप है फिर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में उसको बेचते हुए नजर आएंगे। यानी खरीदने वाला देश जो है वो बेचने वाला बन जाएगा। हालांकि इस अनाउंसमेंट के बाद में लोकल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर उनका तो जो सेल है बढ़ेगा, पर लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर में उन्हें एक तरीके से कि बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया तो उसकी कमी पड़ने वाली है, ठीक है। अभी कई सारे और भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं, जैसे एप्पल जो है उसने कई सारे हमारे देश के अंदर में भी आप लोगों को पता है शोरूम वगैरह खोले हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी लगाई जाएगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर कई सारे जो आज के दिन में अभी अगर बात करें, ये जैसे कि HP हो गया, यहाँ पे एक तरीके से लिनोवा हो गया, सैमसंग हो गया, कई सारी कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे देश के अंदर में लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें बनाने की। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, ये इंपोर्ट पर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। हमारे देश से बनाकर अगर उसे बेचेंगे तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को नजर नहीं आएंगी। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा कदम है जो कि बहुत सारी चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक चीजें जो हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये स्टेप कैसा लगा, सही है या फिर गलत, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना। बाकी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में देखने को मिलता है। 1991 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में, और 38 रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पर, ये बेसिकली जो पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टर जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो यहाँ पर इसको अपॉइंट करती है। रेस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में फॉरेन ट्रेड हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजों को देखता है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जैसे WTO से रिलेटेड जो एग्रीमेंट रूल है उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इन सब चीजों पर भी ये ध्यान रखता है। यानी कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है देश के अंदर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। बोला जा रहा है कि DGFT के बारे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इट इज एन एजेंसी ऑफ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्री फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। स्टैब्लिश किया गया 1991 में, और ये हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, ध्यान रखना, आंखें मत मूंद लेना भाई। क्या है ये, नोट पूछा गया है, नोट करेक्ट। और यहाँ पर क्या बताया था, कैबिनेट कमेटी ऑन जो है बेसिकली यहाँ पर क्या था, अपॉइंटमेंट कमेटी जो है बेसिकली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं इस तरीके के एग्जाम के अंदर में, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। हार्मोनाइज्ड जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में जो बेसिकली नोट करेक्ट यहां पर पूछी गई है। बोला गया कि इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर GST टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है प्रीसीडिंग ईयर में यहाँ पर, तो ये बोला गया है। और ये 6 डिजिट का जो कोड है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, 6 डिजिट का कोड है यहाँ पर, ये बोला गया यहाँ पर, हालांकि पहले भी बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 6 डिजिट जो है उसमें फर्स्ट डिजिट डिनोट करती है HS चैप्टर, नेक्स्ट 2 डिजिट HS हेडिंग, और फिर यहाँ पर HS जो है सब हेडिंग। डेवलप किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सही आंसर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका क्या, ये है बेसिकली डी का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा इसमें यह गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो डेवलप किया गया यहाँ पर ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये याद रखिएगा। ये सेम सिस्टम जो है ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। 200 से ज्यादा कंट्री जो है आज के दिन में इसका सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, ताकि आसानी से कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उसको चेक किया जा सके। 6 डिजिट का कोड आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन इसको किया जाता है।
2 डिजिट जो है स्टार्टिंग की वो एचएस जो यहाँ पर बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा हार्मोनाइज सिस्टम, उसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट जो 2 डिजिट है एचएस हेडिंग के बारे में, और लास्ट 2 डिजिट है एचएस सब हेडिंग के बारे में बात करती है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझाई। अगर इसके बारे में क्वेश्चन बने तो टॉपिक आप लोगों का क्वेश्चन के थ्रू कवर हो गया है। यहाँ पर ये डाउट समस्या परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट लेकर नहीं जाना है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, पर लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जिस नॉर्मल सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसके लिए तो हम लोग पूरा फोकस देते हैं, पर लेकिन जब बात आती है ट्राइबल कम्युनिटी की तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये डेटा है यहाँ पर, हमारे देश के अंदर में ट्राइबल पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो बड़ी खस्ता देखने को मिल रही है। इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया बेसिकली हाउस पैनल के द्वारा कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो यहाँ पर इसके बारे में बातें कर रही है कि आज की डेट में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कई सारी प्रॉब्लम से यहाँ पर जूझ रही है। इसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल कर आ रही है वो है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज होती है जिसे सिकल सेल एनीमिया भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है कि जो रेड ब्लड होती है, रेड ब्लड सेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मली हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन जाती है वो उसी का काम होता है, और ऑक्सीजन पहुँचाने में अगर वो सक्सेस नहीं हो पाएगी तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा है ये ग्लूकोज 6 जो 6 ये है फॉस्फेट, ये एक तरीके से ये भी एक डिफिशियंसी देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि 1-2 इंसान में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये 1.5 करोड़ जो ट्राइबल इंडिविजुअल है उनमें यहाँ पर ये चीजें जो है आइडेंटिफाई की गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेटा निकल कर आ रहा है। हाफ ऑफ ट्राइबल वुमेन जो है उनके रिप्रोडक्टिव ईयर जो है वो एनीमिया यानी कि खून की कमी से यहाँ पर सफर होते हुए नजर आते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि रक्त जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं नॉर्मली आप लोग, ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। लिप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ये इस तरीके की और भी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यानी कि जब यहाँ पर बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि सबसे पहले तो हमारे पास में डेटा ही नहीं है कि हम लोग बोल सकें यार इस तरीके से इतनी दिक्कत आ रही है और इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। तो डेटा की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक एक सेपरेट डेटा का क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये गर्ल है, ये चाइल्ड है, ये एडोलेसेंट गर्ल है, ये वुमेन है, इस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ देखो जब भी यहाँ पर डेटा देते हैं ना ये कहीं भी मेन को नहीं लिखते, नहीं कि इंसानों में अगर बात करें गर्ल्स का लिख देंगे, सीनियर सिटीजन का लिख देंगे, मतलब मैन यानी कि पुरुष को भूल जाते हैं। ठीक है, वो सारे हस्त घूम रहे हैं क्या जब सारे ये बीमार है घर पे। चलिए जो भी है, पर लेकिन हाँ जैसे पुरुष की फिर भी एक बार को ठीक चीज़ें लगती हैं, यहाँ पर इनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब है। ठीक है, अगर बात करें कम्युनिटी के बारे में तो यहाँ पर कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनको किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए कि ताकि बिहेवियर चेंज हो, खासकर हेल्थ को लेकर फोकस किया जा सके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फोकस करे सिकल सेल डिजीज के बारे में टाइम बाउंड मैनर में, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ये दिक्कत न देखने को मिले, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि विरासत में मिलती है। मैंने कहता कि विरासत में इतना धन मिल गया, विरासत में यहाँ पर ये बीमारी मिलती है, कई बार देखने को मिलता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसके कोऑर्डिनेशन के साथ में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ऑल वेदर रोड बनानी चाहिए यहाँ पर, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के भी, ताकि इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेस कर सके हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग दे रहा है जैसे कि मांझी द माउंटेन मैन वाली की रास्ता रहता नहीं है और उस अपना सिटी तक नहीं पहुंच पाते इसकी वजह से, क्योंकि ऑल वेदर रोड अगर रहेगी तो आसानी से वहां पर गाड़ी कुछ ना कुछ वहां पर सिस्टम चलाया जा सकेगा, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बड़ी ही एक तरीके से दयनीय कंडीशन है जिसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो इसी के ऊपर डिबेट और डिस्कशन यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ये है बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी के बारे में आर्टिकल। ओके, कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने हेल्थ इज वेल्थ, ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये रियलिटी में है कि अगर आप लोग एक अच्छा खाना, एक बैलेंस डाइट आप लोग लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग के शरीर में से दूर होती नजर आएगी। यही बात की जा रही है, कई सारे टीबी के इंसिडेंट जो हैं और कई सारी मोर्टेलिटी यानी कि जान जाती थी, लैंसेट रिपोर्ट के द्वारा ये पब्लिश किया गया कि ये दिक्कतें जो हैं ये खत्म होती नजर आती हैं जब एक अच्छा खाना इंसान को खिलाया जाता है। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग बताइए। ये डेटा जो है जब यहाँ पर पब्लिश किया गया, यहाँ पर इसका बेसिकली RATIONS राशंस के नाम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं डेटा सामने निकल कर आया, जिसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग
एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये शब्द की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। बोला जा रहा है कि अगर अच्छा खाना खाने को मिल जाए इंसान को तो 40 से लेके 50% तक यहाँ पर जो टीबी के या फिर मोर्टेलिटी के जो केसेस हैं वो कम होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो अपने ही आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। फाइंडिंग जो रिजल्ट है यहाँ पर, ये 2 न्यू स्टडी बाय आईसीएमआर और यहाँ पर लैंसेट रिपोर्ट और लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसके चलते यहाँ पर ये डेटा सामने निकल कर आ रहा है। देखो आप लोग खुद सोचो, अगर एक प्रॉपर डाइट आप लोग लेते हो, आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो प्रॉपर रहेगा। बॉडी मास इंडेक्स में आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है आप लोग जाकर चेक करिएगा। मुझे अभी भी याद है एपीएफसी का पेपर था, आई थिंक 2012 का कब का मेरे सामने आया था, उसमें यहाँ पर बोला गया था बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। आप लोग खुद सोचो कि दवाई किसी को खिलानी ना पड़े, प्रॉपर किसी का प्रॉपर तरीके जो एक मेडिसिनल कंडीशन होती है उसमें बिना रखे अगर खाना अच्छे मिलने से अगर इंसान की हेल्थ जो है वो सही हो जा रही है, तो इससे बड़ी क्या बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटर इज सीकिंग टू एलिमिनेट द जो टीबी है 2025। ये काफी बड़ी बात है कि दुनिया में जो टीबी है वो 2030 तक खत्म होने वाली है। हम लोग जो टीबी के केसेस हैं वो 2025 तक अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये दुनिया में पहली ऐसी स्टडी है जो यहाँ पर पब्लिश की जा रही है, जिसके बेस पर आप लोगों को यहाँ पर एक काफी लार्ज स्केल पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर प्रॉपर डाइट इंसान को दी जाती है। 28% ऑफ ऑल द टीबी केसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ये यहाँ पर बोला गया कि हमारे देश में निकल कर आते हैं। जो वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसकी जो स्ट्रेन है उसको बेसिकली वीक किया जा सकता है। और सोचो प्रॉपर डाइट मिले तो कितना फायदा देखने को मिले, तो दोनों काम एक साथ हो जाए, एक डाइट और एक अच्छी वैक्सीन। यहाँ पर निश्चय मित्रा प्रोग्राम भी चलाया गया था, जिसमें वॉलेंट्री यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीबी पेशेंट को अडेप्ट करने की बात की गई थी। मान लीजिए जैसे आप लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है, जैसे कोई रिक्शे वाला हो गया या फिर कोई ऐसा हो गया जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसका एक बच्चा जो है वो आप लोग गोद ले ले। गोद ऐसे नहीं अपने घर में लाकर रखना है उसको, गोद का मतलब यहाँ पर ये होगा कि उसकी पढ़ाई का खर्चा आप लोग उठा लें कि हाँ यार हम लोग कमाते हैं इतना, तो कम से कम अपना जो कमा रहे हैं उसमें से इतना पैसा जो है हम लोग यहाँ पर खर्चा करेंगे। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएगी एट ग्राउंड लेवल पर भी। ठीक है, तो यानी कि हर एक इंसान जो है वो आगे निकल कर आए, तो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सीबी इसी के साथ में नेट, ये ट्रू नेट करके यहाँ पर ये भी और कई सारी डायग्नोसिस किट जो है वो डेवलप की गई, ताकि टीबी का इमीडिएटली पता चल सके, और पता चल सके तो फिर इलाज भी कर लेंगे भाई उसका। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, यानी कि आप लोग आईफोन यूज करते हैं या फिर आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये यहाँ पर उसी के पॉइंट ऑफ से डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर डिफेंस की बात की जा रही है, यहाँ पर साइंस एंड टेक की बात की जा रही है। यहाँ पर ये आर्टिकल ऐसा है कि एक बहुत ही एक बेहतरीन आर्टिकल की कैटेगरी में आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कई सारी डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर देश की सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि डिफेंस के बारे में बात करें तो एनडीए सीडीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक की बात की जाएगी और देश की सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। मुद्दा क्या है, हमारे देश की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम रखा गया है माया, उसको यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड करने की बात की जा रही है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह कि ये हमारे देश के द्वारा बनाया गया एक सिक्योर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो सिस्टम है यहाँ पर जो अभी यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा, जैसे नॉर्मली अगर आप लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप लोग एक एंड्रॉयड सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग आईफोन यूज करते हैं तो आप लोग iOS सिस्टम यूज करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये पर्टिकुलर हमारे यहाँ पर यूज किया जाएगा हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि साइबर अटैक जैसी जो चीजें होती हैं खासकर उनको कंट्रोल किया जा सके। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो कंप्यूटर है जो कनेक्टेड है यहाँ पर नेटवर्क के साथ में, खासकर तीनों सर्विसेज के, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनको यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे चला जा सके। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इससे क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चाइना के अंदर आज की डेट में आप लोग ना तो यूट्यूब देखोगे, ना ही कोई सोशल मीडिया हैंडल बाहर का देखोगे किसी भी इंटरनेशनल लेवल का, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो खुद की बनाते हैं और खुद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से वो बाहर के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। कल को यूट्यूब बंद हो जाए, ये गूगल वगैरह बंद हो जाए, उनके खुद के सारे सर्चिंग इंजन है, उनके ऊपर एक रत्ता भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों का। पर सोचो हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
हमारे देश का आज की डेट में मैक्सिमम चीजें जो है आप लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर पड़ी हुई नजर आएंगी, तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चला जाए। तो उसी के चलते एटलीस्ट हमारी जो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए तो कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया कि रिप्लेस किया जाए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को यहाँ पर ऑल कंप्यूटर के अंदर में यहाँ पर अभी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज किया जाएगा, माया यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं आज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल में एंड्रॉइड और यहाँ पर आईफोन में iOS। इसी तरीके से यहाँ पर ओएस माया सिस्टम यूज किया जाएगा आज की डेट में हमारे डिफेंस कंप्यूटर के अंदर में। ये यहाँ पर डिसीजन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। आप लोग यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज अगर पब्लिकली रहती है, जैसे चाइना क्या करता है, चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना आगे कैसे जा रहा है, चाइना इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या करता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसको उठाया, उसको खोल के देख लिया और फिर उसी को रिप्लीकेट करके बना दिया अपना प्रोडक्ट, बोला कि मेड इन चाइना। ऐसी हरकतें वो करता है। तो यहाँ पर हर एक सिस्टम का तोड़ उनके पास में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो अपना कोई सिक्योर इस तरीके से सिस्टम डेवलप करके चलना कि यहाँ पर गवर्नमेंट ही यूज कर रही है उसको, तो डिफेंस मिनिस्ट्री इंस्टॉल कर रही है उसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है साइबर थ्रेट को ध्यान में रखते हुए और देश की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए। तो ये काफी अप्रिशिएट करने वाला एक मूव आप लोग बोल सकते हो हमारे देश की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में दुनिया भर के अटैक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली अभी, तो उसका एक अच्छा खासा ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर हमारा फोकस हो जाना चाहिए, अब दुनिया के ऊपर डिपेंडेंसी हटाकर। आप लोगों की क्या राय है बताना जरूर। ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्टडी की बोला गया कि ज्यादा स्टूडेंट स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं इंटरटेनमेंट में एज कंपेयर टू स्टडी। हालांकि इस आर्टिकल को और तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा कई सारी डायमेंशन के साथ में। अभी फिलहाल यहाँ पर जानते हैं कि हमारे देश में यूनियन मिनिस्ट्री जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में, उन्होंने बोला है स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया। जब रिपोर्ट निकल कर आई तो उसमें यहां पर देखा गया, इसको बोला गया बेसिकली यहां पर ये डेवलप की गई है डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और बोला यह गया कि आज की डेट में रूरल इंडिया में लोगों के पास में मोबाइल तो पहुंच रहे हैं, पर लेकिन ये जो मोबाइल यूज किए जा रहे हैं खासकर किड्स के द्वारा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा उनको बच्चों को फोन देकर रख देते हैं और उनको बेसिकली कई बार तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप उनको इंगेज करने के लिए फोन दे रहे हैं कि चलो कार्टून देख लो बैठकर। ठीक है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। रियलिटी में जो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उतना इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन अभी पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। तो ये सर्वे किया गया लगभग 6229 पेरेंट्स पर, स्कूल चिल्ड्रंस पर, यहाँ पर बेसिकली जो एक तरीके से जिनकी एज 6 से लेकर 16 थी। रूरल कम्युनिटी में भी यहाँ पर 21 स्टेटों के अंदर में कई सारे बच्चों को यहाँ पर लिया गया। तो पता चला कि यहाँ पर स्टडी के कंपेयर में इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फोन। ये काफी बड़ी बात बोली जा रही है यहाँ पर। नॉर्मली ये माना जा रहा था जब कोविड-19 चला, स्टार्ट हुआ कोविड-19, तो फोन जो है वो लोगों को पढ़ाई की ओर लेकर जाएगा, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर पढ़ाई का कंटेंट तो ठीक है जो आ रहा था, उसके साथ साथ में एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग जो है पढ़ाई को छोड़कर नॉर्मल सी बात है एंटरटेनमेंट की ओर चलेंगे। तो ये बोला गया कि सर्वे में रिवील किया गया 49.3% स्टूडेंट रूरल इंडिया में जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं, ओनली 34% ऐसे हैं जो स्टडी के लिए यूज करते हैं। यानी कि स्टडी के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 34% यूज करें, और एंटरटेनमेंट के लिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ज्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। और यहाँ पर स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को वेरी करता हुआ नजर आएगा डिफरेंट क्लासेस के लेवल पर। जैसे स्टूडेंट जो है वो हायर क्लास में, जैसे कि 8th क्लास में हो गए या उससे ऊपर हो गए, वे उनके पास में ज्यादा एक्सेस है स्मार्टफोन की एज कंपेयर टू जो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को तो इसीलिए दिया था ना कि तुम टाइम पास कर लो घर में, आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसा आप लोगों ने फील किया कोई ऐसी बात। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है यहाँ पर। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है। तो ये डेटा डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक आर्टिकल डिटेल में तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा जिससे कि आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें भी यहाँ पर एक जेंडर गैप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लड़की के पास में कम स्मार्टफोन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लड़के, यानी कि यहाँ पर भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी माइंडसेट आप लोगों को नजर आएगा जब इस तरीके से बात करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो एक एनालिसिस किया गया यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, बात सही है या फिर गलत है, ये अपनी भी राय आप लोग इसके ऊपर जरूर बताइएगा। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बात करिए और इंटरनेशनल रिलेशन की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए। तो डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है। अभी यहाँ पर 31st एडिशन मालाबार एक्सरसाइज का ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए 4 देशों के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 11 से लेके 21 तक, यानी कि आज स्टार्ट हो रहा है
और 21 तक चलने वाला है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार यहां पर इसको होस्ट कर रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया वही देश है जिसको एक बार तो इंडिया ने इंक्लूड करने से मना कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इन्वाइट किया है इंडिया को कि सी पावर के तौर पर यहाँ पर एक तरीके से नवंबर के महीने में यहाँ पर जो इनकी खुद की एक्सरसाइज वगैरह देखने को मिलती है, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सरसाइज मालाबार इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों को पता है, अलग से भी हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर इनके साथ में, जिसको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया INDX ये इसका नाम से जानी जाती है। और मालाबार तो काफी पुरानी है यार, 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। बायलेटरल एक्सरसाइज है। पहली बार यहाँ पर जो मालाबार एक्सरसाइज है वो बे ऑफ बंगाल में 2017 में 7 में, और फिर यहाँ पर ये एनुअली होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, पहले यूएसए और इंडिया के बीच में थी, फिर जापान ऐड हो गया, अभी ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया। तो पूरा क्वाड जो ग्रुप है यहाँ पर, तो आज की डेट में वो यहाँ पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और फिर इनके आंसर देने हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर देता है। पहला मालाबार एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई थी बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में। ये एक बायनल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है जो इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली होती हुई आप लोगों को नजर आती है। कौन सा आंसर सही है? 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2 सही आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप लोगों को देखना है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? यहाँ पर बात की जा रही है इंडोजीनियस जो शॉक्स के बारे में, जो अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है, सडन इवेंट जो ऑर्गेनाइज होता है फ्रॉम द आउटसाइड पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पर ये शब्द इसके लिए यूज किया था। FRBM एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 2003 में। एम था यहाँ पर कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी जो है वो देश के अंदर में बना के रखी जा सके, अकाउंटेबिलिटी जहां जहां पर खर्च हो रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टारगेट जो है टीबी को खत्म करने का 2024 तक है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है यहाँ पर वो बोला गया 2023 तक है। गोल 3 के अंदर में यहाँ पर आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2। पढ़ाया अभी, ये तो कम से कम आंसर दे सकते हैं आप लोग। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर ओपन सोर्स जिसका नाम है यहाँ पर उबटन। ठीक है, उबटू बेसिकली बोलेंगे उबटू। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर डेवलप किया गया। माया जो है वो इंस्टॉल किया गया ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर वगैरह है उनके लिए यहाँ पर 3 सर्विसेज के अंदर में। सही आंसर क्या है यहाँ पर? 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2। सी सेट का यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोगों के सामने बेसिकली क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। तब तक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्टेंट एक लोकेशन के बारे में। यह है अस्थामुड़ी वेटलैंड। अस्थामुड़ी वेटलैंड जो है यहाँ पर ये आप लोगों को केरला के अंदर में देखने को मिलेगा, और इसको रामसर साइट की कैटेगरी में भी है, तो इसलिए इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। तो 2002 में रामसर साइट की कैटेगरी में इसको यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो ये काफी फेमस एक फिशिंग जोन भी माना जाता है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें तो ये केरला के अंदर में। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को इस्चुरी जो देखने को मिलती है यहाँ पर, ये है बेसिकली वेम्बनाड। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर जो एक तरीके से अस्थामुड़ी मीन्स होता है 8 जुब्राइड्स। ठीक है, यानी कि लोकल मलयालम लैंग्वेज में बात की जा रही है। और केरला का तो नाम भी चेंज करने की बात चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि तो केरला का जो नया नाम चेंज करने की बात की जा रही है, उसके ऊपर भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना तसल्ली में। रिवर जिसका नाम है यहाँ पर कलडा, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है बेसिकली पालीचल, ये इसमें कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और आइलैंड भी यहाँ पर दे रखा है, अलग अलग नाम से पुकारे थे, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ये है यहाँ पर मुंड्रो आइलैंड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अलग नाम से पुकारा जाता है फिर लोकल लैंग्वेज में, जो कि कनेक्टेड है अस्थामुड़ी लेक के साथ में। तो ये रामसर साइट की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो कई सारे बच्चे मैं देख रहा था जैसे सी सेट के बारे में बात करते हैं, तो सी सेट यार एक ऐसी चीज है आज की डेट में, इसको आप लोग हल्के में लेकर मत चलिए। ठीक है, जहां पर भी आप लोग कर रहे हैं सी सेट को अच्छे से कवर करके चलिए, क्योंकि सी सेट के बारे में रेगुलर एक मेरे पास में क्वेरी आती है कि सर सी सेट को कैसे कवर करना है। तो एटलीस्ट आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो एक बार, पहले तो लेवल चेक करोगे सी सेट कैसे करना है। अगर आप लोग उस मीडियम से हो जहां पर आप लोग सी सेट आराम से कवर कर सकते हो तो प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट। और अगर उस मीडियम से नहीं हो तो एटलीस्ट आप लोग कहीं पर भी किसी भी तरीके से क्लासेस आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को यहीं पर ही क्लासेस करनी है, ठीक है, पर हाँ ये है कि आप लोगों को जहां भी करनी है अपनी क्लासेस करिए, पर सी सेट को हल्के में मत लेकर चलिएगा, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीचर जो भी पढ़ा देते हैं उसको डायरेक्ट आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस में भी लेकर आना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग चीजें करोगे और भूल जाओगे, वही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है चीजें, और इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सको। ओके, तो
तो ये कई सारे बच्चे पूछते हैं सर सी सेट कैसे कवर करना है। तो सी सेट यार देखो ऐसे नहीं कि वो एकदम कवर हो जाएगा, उसको कोशिश करो कि वीक में 1-2 घंटा अपना देते हुए चलो और प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात की मैंने यहाँ पर, तो ओनली वन स्टेटमेंट आप लोग करेक्ट देखने को मिलेगी। ये एनुअली है, हर साल आप लोगों को देखने को मिलती है अभी फिलहाल के टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये इंडोजिनियस शोक के बारे में। तो यहाँ पर इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो ए करेक्ट देखने को मिलेगी। इसको एक्सोजिनस शोक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ना कि इंडोजिनस, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि बाहर से शोक आप लोगों को पर्टिकुलर यहाँ पर नजर आ रहा है इकोनॉमी के अंदर में, तो ठीक है। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर, इसका आंसर ए हो गया, क्योंकि 2025 तक हम लोग खत्म करना है, ना कि 24 तक। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, जो कि यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, ओके। तो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर माया के बारे में बता दी मैंने यहाँ पर सारी बातें। तो यहाँ पर माया जो है ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन जो है जो कि ओपन जो सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको उबटू बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, उबटू, ठीक है। तो उसके प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया। और माया जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा ओनली डिफेंस मिनिस्ट्री, नॉट इन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द अदर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, इसको याद रखिएगा। ये नोट वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, नोट छोड़ दे। देखो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन को लेकर चलोगे ना, तो इस तरीके से गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना सीखो, तो यहाँ पर वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में भी और पढ़ते हुए भी। सी सेट है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग देखना। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नए शब्द है जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अलग अलग न्यूज़पेपर में जब आप लोग देखोगे तो ये कई सारे शब्द आप लोगों को यूज होते हुए नजर आएंगे। पहला शब्द है यहाँ पर, ये है बेसिकली हेडलॉन्ग, ठीक है। तो ये होता है हड़बड़ी में काम करना, जल्दबाजी में काम करना। कई बार हम लोग हड़बड़ा जाते हैं ना, कोई भी ऐसी गलत चीज कर रहे होते हैं, खासकर तब इंसान हड़बड़ाता है कि कोई आ ना जाए, वो वाली चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम ऐसा करो जो दिल से करने का मन करे, ना कि हड़बड़ाहट वाला। और जिंदगी में अपने कुछ उसूल बना के रखो कि हाँ इस लेवल तक हम लोग अपने काम करने हैं और इससे नीचे कभी अपना लेवल गिराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्ड्यूरेसी, इसको कहते हैं हट, जिद। अपनी जिद पर भी रहो कि चीजों को लेकर, ऐसा नहीं कि गलत चीजों को लेकर जिद पर आगे, पर लेकिन अच्छी चीजों को लेकर हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड आप लोगों को बना के रखना है, अगर जिंदगी में आगे लेकर चलना है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है गुलेबल, भोला। एक तरीके से ना कहते हैं कि जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, आसानी से धोखा खाने वाला। कई सारे लोग खासकर जब स्टार्टिंग में घर से निकल कर आते हैं, हॉस्टल में जाकर रहते हैं, बहुत बेवकूफ बनते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में घर का माहौल रहता है, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, बाहर जाकर रहेंगे तो एक से एक कलाकार मिलेंगे आप लोग ये चीजें मैंने बहुत फील की है यार तो फिर पता चलता है कि ऐसी भी दुनिया है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी दुनिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सोलेस, ये होता है एक तरीके का आश्वासन देना, यानी कि दिलासा देना, तसल्ली देना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे शब्द हैं जो आप लोग रेगुलर डे बाय डे की लाइफ में भी यूज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है इनंडेशन। तो ये एक तरीका सैलाब बोला है, परले आ जाना, बाढ़ आ जाना। वो नहीं कहता मूर्ति जी मोमिनियस में बड़ा शानदार है, मूर्ति जी आप बदल रहे हैं मूर्ति जी तो वही वाली बात है, सैलाब आए कि हम डूब जाए यहाँ पर मूर्ति जी। तो काफी अच्छी थी वो मूवी, आप लोगों ने किसी ने देखी है? उसके ऊपर मूवी बनी थी यहाँ पर बॉलीवुड में, इतनी मतलब वो नहीं कहता कि इतने बेकार उसका वो कर दिया, बिल्कुल घटिया लेवल पर उसको पहुंचा दिया। तो ये कुछ चीजें हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी देखते ही देखते आप लोगों के सामने फिर से वीकेंड आकर खड़ा हो गया है। तो सैटरडे में आप लोगों के 2 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। 2 टेस्ट होंगे आप लोगों का, एक तो जो पूरे वीक में आप लोग डिस्कशन चलता है, ठीक है। तो उस वीक का टेस्ट होगा आप लोगों का, ये आप लोग याद रखना। उसमें आप लोगों का जो टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा आप लोगों का 4 बजे से, जो कि पूरा क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वो तो उनका टेस्ट होगा, ठीक है। और एक टेस्ट होगा जो कि आप लोगों का करंट अफेयर का, जो कि आप लोगों का नॉर्मली जो क्विज चलता है पूरे सप्ताह का, उसका रिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 बजे, ठीक है। तो ये टेस्ट आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो आराम से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो एप्लीकेशन पर 4 बजे और 5 बजे से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन पर जाना, एप्लीकेशन पर सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी, पेड वाले भी और फ्री वाले भी। तो जो क्विज सेक्शन है वहां पर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें जो है आसानी से नजर आ जाएगी। उसको देखना कि आप लोगों को बेसिकली कौन सी चीज जो है वो यूज करनी है, एक एक चीज जो है वो वहां पर प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो एक प्रैक्टिस क्विज वाला दिखेगा उसमें सारी फ्री है, वीकली टेस्ट और कैसे कैसे हैं। पेड वाले में सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में नजर आ जाएंगी। तो जो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, पर लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कैसी चल रही है पढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको अच्छे से लेकर चलिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आप लोगों को सुधारनी है, कोई बाहर वाला आकर सुधारने वाला नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।